जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, 1 घंटे का ड्यूरेशन भी हो सकता है, 1.5 घंटे का ड्यूरेशन भी हो सकता है। तो मैं आपसे बस इतना ही कहूँगा कि आप इस वीडियो की लेंथ पर मत जाइएगा। इस वीडियो में मैंने जो रिसर्च करी है टोटल 8 घंटे की, उस रिसर्च को देखिएगा और जिस हिसाब से डिटेल्ड एनालिसिस किया है उसको देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद शायद आपको कभी जीवन में एमपीपीएससी के सीसेट को लेकर मन में ना तो कभी कोई प्रश्न होगा, और एक बड़ी बात और कह देता हूं कि आप में से कुछ लोगों के लिए, कुछ नहीं मैं इतना कह सकता हूं कि आप में से आराम से 50% लोगों को हो सकता है कि फिर कभी सीसेट की तैयारी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सिर्फ इस वीडियो को देखने के बाद। कुछ ऐसा इस वीडियो के अंदर छिपा हुआ है। इस वीडियो में ना सिर्फ मैं आप लोगों के जो डाउट्स हैं उनको हटाऊंगा, बल्कि सीसेट से संबंधित जो फैक्ट आपको पता होने चाहिए, जो रियलिटी आपको पता होनी चाहिए, वो भी मैं आपको बताऊंगा। सीसेट में किस टॉपिक से कितने प्रश्न आते हैं, कितने क्वेश्चंस आते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। सीसेट में टोटल कितने टॉपिक्स एमपीपीएससी में आते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। सीसेट को क्वालिफाई करने के लिए आपको आपकी कैटेगरी के हिसाब से कितने क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे, कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे, ये मैं आपको बताऊंगा। नेगेटिव मार्किंग के कॉन्सेप्ट को मैं 2 मिनट के भीतर वापस समझाऊंगा, और साथ ही साथ मैं आपको आपके सामने क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। मतलब एक वीडियो और हमेशा हमेशा के लिए एमपीपीएससी सी सेट की चिंता खत्म हो जाएगी। तो बिना किसी देरी के आइए इस वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं, शुरुआत करते हैं और बात करते हैं कि ऐसा क्या खास इस वीडियो में आपके लिए बनाया गया है। तो मैं समझता हूं कि आवाज वगैरह आप सभी को प्रॉपर आ रही है। दोस्तों यहां पर आपको स्क्रीन पर एक चीज नजर आ रही होगी जिसमें क्या लिखा हुआ है, एमपीपीएससी प्री 2026 पेपर नंबर 2, जिसे हम सीसेट कहते हैं। पेपर नंबर 1 को हम लोग जीएस का पेपर कहते हैं ना, जनरल स्टडीज, और पेपर नंबर 2 को हम लोग क्या कहते हैं, सीसेट कहते हैं। उसका सिलेबस यहां पर लिखा हुआ है। जिस तरह से यहां पर इंग्लिश में सिलेबस दे रखा है, वैसे ही हिंदी में फर्स्ट पेज पे, इंग्लिश का सिलेबस मैंने सेकंड पेज पर डाल दिया है। और आप में से काफी सारे एस्पिरेंट ऐसे हैं जिन्होंने आज तक कभी सीसेट के सिलेबस को ही अच्छे से नहीं देखा होगा, है ना। तो वो भी मैं आपको पूरा बताऊंगा। लेकिन ये दो तो आप ये समझ लीजिए कि अगर आप वीडियो को यहां पर पॉज करके एक बार इसको पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मैंने उससे भी अच्छी व्यवस्था आपके लिए करी है, वो मैं आपको बता देता हूं। ये वो व्यवस्था आएगी इस पेज पर। ये देखिए मैंने यहां पर क्या किया है, यहां पर मैंने टोटल टॉपिक कितने आते हैं सीसेट में, टोटल 9 टॉपिक बांटे जा सकते हैं। यहां पर हमने हिंदी में सारे टॉपिक्स के नाम लिख दिए हैं, और इधर जो है हमने इंग्लिश के सारे टॉपिक्स के नाम लिख दिए, ताकि हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले को दिक्कत ना हो। क्योंकि मेरा कभी भी कोई भी वीडियो किसी एक माध्यम की ओर झुका नहीं होता। मेरा चाहे कोई पेड कोर्स हो या यूट्यूब पे डलने वाले हजारों की तादाद में फ्री वीडियोस हो, हर चीज दोनों भाषाओं के लिए बनाई जाती है। तो यहां पर इंग्लिश हिंदी दोनों दे रखा है, और किस टॉपिक से कितने प्रश्न आते हैं उसका मैंने एनालिसिस यहां पर किया हुआ है। अब ये एनालिसिस मैंने कैसे किया है, क्वेश्चन पेपर के सारे 100 क्वेश्चंस पढ़े हैं। पढ़ने के बाद अपनी बुद्धि से, अपनी समझ से हर क्वेश्चन को एक कैटेगरी में डाला है कि भैया ये जो पूरा सिलेबस दिया हुआ है, इनमें से कौन सी टॉपिक के अंदर वो प्रश्न जाना चाहिए। उसके हिसाब से यहां पर एक टेबल के रूप में आपको लिए प्रेजेंट किया है कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न आए हैं। आप सभी को पता है कि 2024 में नया सिलेबस आया था, और 2024 का प्रीलिम्स हो चुका है नए सिलेबस के आधार पर, 2025 का प्रीलिम्स हो चुका है नए सिलेबस के आधार पर, 26 का भी होने वाला है 26 अप्रैल 2026 को। तो कहने का मतलब यह है कि हमारे पास 2 साल के पेपर हैं जिसका एनालिसिस हम लोग कर सकते हैं कि भैया नए सिलेबस के हिसाब से सीसेट का पेपर कैसा आता है, क्या आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो यहां पर आप ऊपर देखिए कि 2024 का जो सीसेट का पेपर आया था उसका मैंने एनालिसिस किया है इस पेज पर कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न आए हैं। अभी मैं आपको 2024 का दिखा रहा हूं, इसी सेम तरीके से मैं आपको 2025 का दिखाऊंगा। फिर मैं क्या करूंगा कि 2024 और 25 के बीच में कंपैरिजन भी कर दिया है कि 2 वर्षों का अगर मैं सीसेट उठा के देखूं तो किस टॉपिक से कितने प्रश्न आए हैं, क्या क्वांटिटी में बदलाव हुआ है या दोनों साल सेम ही टाइप के प्रश्न आए हैं। इस पर जाने से पहले
हमको सही क्रम में इस वीडियो को शुरू करना पड़ेगा। और सही क्रम का मेरा मतलब है, मुझे सबसे पहले जो स्टार्टिंग का पेज है वो आपको समझा देता हूं। सीसेट में कट ऑफ कितना जाता है, सीसेट में कट ऑफ कितना जाता है, बहुत सिंपल भाषा में दोस्तों हम लोग इसको समझेंगे। सीसेट में दो कट ऑफ जाते हैं, एक 40% का और दूसरा 30% का। इतनी बात आप सभी को स्पष्ट है। और ये मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को पता हो कि सीसेट केवल क्वालिफाइंग पेपर होता है। सीसेट के जो नंबर होते हैं वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं, वो आपके प्रीलिम्स के रिजल्ट में जोड़े नहीं जाते। परंतु जो एस्पिरेंट फॉरेस्ट का एग्जाम देते हैं उनके लिए सीसेट के नंबर और जीएस पेपर के नंबर, दोनों के नंबर जोड़कर उनका प्रीलिम्स का जो रैंक है, जो उनका कट ऑफ है, वो डिसाइड होता है। मैं क्लियरली एक चीज आपको बता देना चाहता हूं कि एकेएस एकेडमी के द्वारा फॉरेस्ट एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं करवाई जाती है। ये बात बहुत साफ स्पष्ट है, क्योंकि मेरे पास काफी सारी क्वेरीज आती हैं, तो मैं उसको क्लियरली आपके लिए बता रहा हूं कि हम सिर्फ और सिर्फ एमपीपीएससी के अंतर्गत जो सिविल सेवा परीक्षा होती है, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, जिससे आप डीसी, डीएसपी, तहसीलदार ऐसे पदों तक पहुंचते हैं, तो हम केवल सिविल सर्विस की प्रिपरेशन करवाते हैं। इसके अलावा हम एमपीपीएससी के दूसरे किसी सेगमेंट में नहीं जाते हैं। तो आप किसी भी तरह का कंफ्यूजन या गलतफहमी मत पालिएगा, ठीक है। तो मैंने इसीलिए आपको क्लियर कट कर दिया है कि ये केवल क्वालिफाइंग है ना। और अभी हम सीसेट को किस नजरिए से देख रहे हैं वो मैं ऊपर आपको सबसे पहले लिख देता हूं कि अभी जो हम सीसेट देख रहे हैं, अभी जो हम सीसेट के यहां पर पैरामीटर्स देख रहे हैं, ये हम एमपीपीएससी के द्वारा आयोजित सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, एमपीपीएससी के द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा, एमपीपीएससी के द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा के नजरिए से हम देख रहे हैं। क्योंकि फॉरेस्ट का मैं पढ़ाता नहीं हूं तो मैं उसके कोई चर्चा करूंगा भी नहीं। सिविल सेवा परीक्षा, सिविल सेवा परीक्षा, इतनी बात दोस्तों आप सभी को क्लियर हो जाती है। तो फॉरेस्ट वाले कोई बुरा ना माने, ये कोई मेरा वो नहीं है कि मैं फॉरेस्ट को नहीं पढ़ाऊंगा। मैं फॉरेस्ट को पढ़ाने के लिए अभी अपने आप को योग्य नहीं मानता हूं, क्योंकि उस फील्ड में, उस क्षेत्र में मेरा अभी स्पेशलाइजेशन नहीं है। जिस दिन हमारे संस्थान के द्वारा शुरू किया जाएगा, बहुत साफ स्पष्ट शब्दों में उसका ऐलान हमारे यूट्यूब चैनल पर और हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो सिविल सेवा परीक्षा को मद्देनजर देखते हुए दो तरीके से सीसेट क्वालिफाई होता है। एक 40% क्वालिफाइंग की कंडीशन है और दूसरी जो है 30% की क्वालिफाइंग की कंडीशन है, ठीक है। इतनी चीज दोस्तों आप लोग याद रखिएगा। अब 30% किसे लाना है और 40% किसे लाना है, साफ स्पष्ट हमने आपको बता दिया है। अभी ये देखें, 40% लाना है अनरिजर्व्ड कैटेगरी को, जिसको हिंदी में हम लोग अनारक्षित वर्ग भी कहते हैं, या फिर दूसरे शब्दों में आप जनरल कैटेगरी कहते हैं, ठीक है। अब जनरल कैटेगरी का चाहे मेल हो या जनरल कैटेगरी का फीमेल हो, दोनों को सेम माना जाएगा यहां पर 40% क्वालिफाइंग वाली कंडीशन में। क्वेश्चंस के नजरिए से अगर हम देखें तो 40% का मतलब यह होता है कि जो 100 क्वेश्चन आएंगे सी सेट में, उसमें से आपको कम से कम 40 क्वेश्चन बिल्कुल सही करने हैं। इसमें नेगेटिव मार्किंग के मैं किसी भी चीज को अभी नहीं शामिल कर रहा हूं। क्यों, मैं आपको समझाता हूं। ये जो 40 क्वेश्चन यहां पर ठीक होने की बात हो रही है, ये सारे के सारे 40 क्वेश्चन सही होने चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं 40 अटेम्प्ट करके आया हूं और 40 में से 10 गलत है, वो वाली चीज नहीं है। 40 सारे के सारे सही होने चाहिए, ये कंडीशन है यहां पर, ठीक है। तो 100 में से आपके 40 क्वेश्चन बिल्कुल सही होने चाहिए और किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं होनी चाहिए। तब आप मात्र 40 क्वेश्चन सही करके ये सीसेट क्वालिफाई कर जाओगे। मार्क्स के नजरिए से अगर मैं देखूं तो भैया 40 इंटू 3 कर दो, क्योंकि करेक्ट क्वेश्चन के लिए अब कितने नंबर मिलेंगे आपको, +3, है ना। और गलत क्वेश्चन के लिए कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और ये जो कंडीशन है ना, ये दोनों पेपर्स के लिए है। ये जो कंडीशन है ये दोनों पेपर के लिए है। ये पेपर 1 के लिए भी है दोस्तों, ये पेपर 1 के लिए भी है और ये पेपर 2 के लिए भी है, ठीक है। मतलब जीएस पेपर के लिए भी इतने ही नंबर मिलेंगे और इतने ही कटेंगे, और आपका सीसेट के लिए भी इतने ही मिलेंगे और इतने ही कटेंगे। क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट्स जो है मार्क्स और क्वेश्चंस को लेके बड़े कंफ्यूज रहते हैं। उनको समझ में ही नहीं आता कि कट ऑफ
प्रश्नों के नजरिए से बोलनी है या अंकों के नजरिए से बोलनी है? तो मैंने दोनों नजरिए से बता दिया है कि अगर प्रश्नों के नजरिए से देखोगे तो 100 में से 40 क्वेश्चन 100% सही होने चाहिए। मार्क्स के नजरिए से देखोगे तो 40 इंटू 3 कर दो 120, और यहां 100 इंटू 3 कर दो, यानी कि 300 नंबर में से आपको 120 नंबर होने चाहिए। सारा माइनस वाइनस कर आने के बाद अगर आपने कोई प्रश्न गलत वलत भी कर दिया है तो सारा माइनस मार्किंग कर आने के बाद अंत में 300 में से कितने नंबर आने चाहिए? 120। अब आप ये चाहे कैसे भी लेके आओ, चाहे कैसे भी लेके आओ, चाहे 100 के 100 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके आ गए हैं, उसमें से 60-70 आपने सही कर दिए, बाकी आपने गलत कर दिया, चाहे कैसे भी आए, पूरा माइनस मार्किंग एडजस्ट होने के बाद आपको 120 नंबर चाहिए 300 में से, अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी के मेल या फीमेल हो तो। अगर आपके पास एससी का आरक्षण है, एसटी का आरक्षण है, ओबीसी का अगर आपके पास यहां पर दोस्तों आरक्षण है, ओबीसी का अगर आपके पास आरक्षण है, ईडब्ल्यूएस का आरक्षण है आपके पास, या फिर डिसेबिलिटी का कोई आपके पास सर्टिफिकेट है, मतलब किसी भी प्रकार का अगर आपको आरक्षण का लाभ मिलता है तो फिर आपको मात्र 30% क्वालिफाइंग पर काम हो जाएगा। ठीक है, प्रश्नों के नजरिए से हम कैसे बोल सकते हैं? 100 में से आपको 30 प्रश्न बिल्कुल 101% ठीक करने हैं। मार्क्स के नजरिए से बोलें तो 30 इंटू 3 कर दो 90, यहां 100 इंटू 3 कर दो 300, यानी कि सब कुछ कर आने के बाद आपको 300 में से 90 अंक लेके आने हैं और आपका सीसेट क्वालिफाई हो जाएगा। जो फॉरेस्ट की तैयारी कर रहा है वो तो ज्यादा से ज्यादा प्रश्न ठीक करने की कोशिश करेगा। ठीक है, इतनी बात उम्मीद करता हूं कट ऑफ को लेके क्लियर हो गई होगी। अब हम चलते हैं एनालिसिस की ओर, कि हमने जब 2024 का पेपर जब मैं एनालिसिस कर रहा था तो उसमें सबसे पहली बात तो सिलेबस में कितने टॉपिक हैं? तो दोस्तों सिलेबस में आपके टोटल 9 टॉपिक्स हैं जिनको हमने यहां पर डिवाइड किया है। अब एक बात यहां पर ध्यान देने वाली क्या है कि ये जो 9th नंबर का टॉपिक है ना, ये जो 9th नंबर का टॉपिक है ये हिंदी भाषा से आता है। 9th नंबर का जो टॉपिक है ये हिंदी भाषा पर आधारित है। हिंदी भाषा जैसे कि हिंदी का पेपर हमारा स्कूल में होता था, अब चाहे हम इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं या हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, हिंदी का पेपर तो हिंदी में ही देंगे। जैसे कि मेंस में हमारा पेपर 5 होता है, वो हिंदी का पेपर है तो हिंदी में ही आता है, चाहे आप इंग्लिश के हों चाहे आप हिंदी के हों। तो ये वाली जो कैटेगरी है ना 9th नंबर वाली, मैंने इसमें लिख दिया है यहां पर कि ये टॉपिक सिर्फ हिंदी में ही आता है सभी के लिए, चाहे आप इंग्लिश के हों या हिंदी के हों। और आप यहां पर देख पा रहे होंगे सबसे ज्यादा वेटेज इसी का है। जैसे यूपीएससी के एग्जाम पर लोग आरोप लगाते हैं कि कहीं ना कहीं वो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ज्यादा सुविधाजनक है, तो ऐसे ही हम एमपीपीएससी के सीसेट पर भी थोड़ा सा आरोप लगा सकते हैं कि ये हिंदी मीडियम के लिए ज्यादा सुविधाजनक है। और है भी, क्योंकि आपको 39 जो क्वेश्चन है अप्रोक्स, मोटा मोटा मैं 2024 का एनालिसिस कर रहा हूं, तो आपको 39 क्वेश्चन तो केवल हिंदी भाषा से संबंधित ही मिलने वाले हैं। अभी सिर्फ इस बात पर कोई टिप्पणी मत करिएगा, अभी आपको बहुत कुछ जानना है, अभी तो बस शुरुआत हुई है। ठीक है, और इंग्लिश मीडियम वाले के लिए भी कोई नेगेटिव चीज नहीं है, वो भी आराम से इसको कर सकता है, हम तरीका बताएंगे। ओके, चलिए शुरू से देख लें। एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड। 6 बज गए, 6 बजे शाम को मेरा अलार्म बजता है, तो दिन में इतने सारे स्लॉट्स हैं, इतना सारा काम है कि अक्सर यही होता है कि भाई क्या क्या करें, बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी प्रयास करते हैं। और मुझे थोड़ा सा कंपैरेटिवली दोस्तों समय ज़्यादा लगता है, क्योंकि जिस तरह की मैं चीज़ आपको देना चाहता हूँ वो हमेशा मैं चाहता हूँ कि आपको क्वालिटी से भरपूर मिले। ऐसा नहीं कि मैं पूरे दिन यूट्यूब पर डला रहूँ और कुछ ना कुछ थोड़ी सी किसी ने सांस भी ली और मेरी वीडियो आ जाए, तो वो फिर उसमें क्वालिटी डिलीवर नहीं हो पाती है। देखिए दोस्तों, जो पहला टॉपिक है दिमाग में बसा लेना है हमको। सबसे पहला टॉपिक बोधगम्यता हिंदी में कहते हैं, और इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉम्प्रीहेंशन कहते हैं। बोले साहब ये क्या होता है? तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ये जो आपको पता है कि पूरा पेपर दोनों भाषाओं में आता है, हिंदी के क्वेश्चन भी होते हैं, उस हिंदी भाषा में भी लिखा होता है एक पेज पर, और अगले पेज पर वही सेम प्रश्न इंग्लिश भाषा में भी लिखे होते हैं। तो ये जो 9th वाले टॉपिक के जो 40 प्रश्न हैं,
ये तो सबको हिंदी भाषा में ही लिख के आएंगे, लेकिन इन 40 प्रश्न के अलावा जो 60 प्रश्न आते हैं वो हिंदी में भी आते हैं और इंग्लिश में भी आते हैं। लेकिन ये 40 प्रश्न चूंकि केवल हिंदी भाषा के हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ हिंदी में ही आते हैं। अब ये कॉम्प्रिहेंशन, बोधगम्यता आपने देखा होगा, जैसे कि अनसीन पैसेज, अपठित गद्यांश आपने स्कूल में कभी किया होगा। एक पूरा कहानी सी लिखी होती है और उसके आधार पर जो है 5 क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं, है ना। तो ये आपका हिंदी भाषा में भी आता है ताकि हिंदी वालों को कोई दिक्कत ना हो, और यही सेम चीज दोस्तों इंग्लिश भाषा में भी आती है तो इंग्लिश वालों को कोई दिक्कत ना हो। इतनी चीज समझ में आ गई। इजी सेक्शन रहता है। और 2024 में इस टॉपिक से कितने प्रश्न आए हैं? 2024 में इस टॉपिक से 10 प्रश्न आए हैं। यानी कि वो कहानी सी पढ़ो और उस कहानी के आधार पर नीचे के 5 क्वेश्चन आप सही कर दो। वो अगर आप पैराग्राफ ध्यान से पढ़ते हो, मैं आपके सामने आज पढ़ के करके भी दिखाऊंगा आपको, 100% मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ऊपर जो लिखा है उसी के आधार पर नीचे क्वेश्चन पूछते हैं, ना कुछ घुमाते ना इधर उधर करते, सीधे कट कॉपी पेस्ट आंसर होता है। तो यहां पर आप ये 10 के 10 प्रश्न पूरे सही कर सकते हो, ये सबसे बड़ी खासियत है, ठीक है। लेकिन अभी 2025 का देखना बाकी है कि 2025 में कितने आए। मैं एक काम करूं, मैं आपको वो एनालिसिस वाला ही पेज ओपन कर लूं ताकि एक ही पेज पर हम लोग सब कुछ कवर कर लें, है ना। एनालिसिस वाला कर लूं, सॉरी कंपैरिजन वाला। ये देखो, ये ज्यादा अच्छा रहेगा ना, इसमें एक ही पेज पर हमारे पास सब कुछ आ रहा है कि नहीं। तो ये देख लिया आप यहां पर बोधगम्यता वाला जो टॉपिक है यानी कि कॉम्प्रीहेंशन वाला, उसमें आप अंतर देखिए कि 2024 में कितने प्रश्न आए हैं? 10, और 2025 में मात्र 5 कर दिए। यानी कि 2024 में हालत अच्छी थी कि भैया 10 प्रश्न सीधे सीधे जेब में थे, ऊपर से पढ़ के नीचे जवाब देना था। लेकिन अब हमारे उस एडवांटेज को 2025 में कम कर दिया गया। इससे आपने 2 चीजें सीखी। पहली चीज क्या सीखी कि भैया मजे वाले जो 5 नंबर और मिल सकते थे, 5 क्वेश्चन जो और मिल सकते थे, वो कम कर दिए। दूसरा आपने ये सीखा है कि पैटर्न फिक्स नहीं है सीसेट का। जैसे जीएस का पेपर जो होता है पेपर 1, उसमें प्रत्येक यूनिट से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, फिक्स है। लेकिन यहां पर आप देखें टॉपिक में से क्वेश्चंस की क्वांटिटी बदल सकती है। 25 वाले पेपर में मात्र 5 ही प्रश्न आए थे कॉम्प्रीहेंशन के, बोधगम्यता के। लेकिन हो सकता है 2026 में वापस से 10 प्रश्न आ जाएं, हो सकता है वापस से 5 ही रहें, लेकिन 5 से कम नहीं जाएंगे, ठीक है। ये हमेशा मिनिमम 5 रहेगा। उसके बाद दोस्तों एक टॉपिक है जीवन शैली प्रतिरोध। अब ये जीवन शैली प्रतिरोध, लाइफस्टाइल एंड काउंटर फोर्स, इससे दोनों ही वर्षों में एक भी प्रश्न नहीं आया है। आएगा तो आपके कुछ जीवन से संबंधित होगा कि आपको अपने जीवन में किस प्रकार का फैसला लेना चाहिए। वो होते हैं ना थोड़े इमोशनल टाइप के, भावनात्मक प्रश्न जो होते हैं, वैसा प्रश्न आ सकता है कि अगर आपने अपनी शिक्षा पूरी कर ली है तो शिक्षा पूरा करने के बाद आपको अपने जीवन में निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाना चाहिए। तो ये इसीलिए बहुत ईजी होते हैं और आयोग इनको दे ही नहीं रहा है, ठीक है। दोनों ही वर्ष नहीं आए। उसके बाद संचार कौशल यानी कि कम्युनिकेशन स्किल, इसके प्रश्न बाकायदा दिखाऊंगा। मैंने ये आपको समझा दिया, ये आपको समझा दिया, इसका प्रश्न मैं बाकायदा आपको दिखाऊंगा कि इसमें से कैसे प्रश्न आते हैं। अभी चिंता मत करिएगा, वीडियो में अभी आपको बहुत कुछ जानना है। इस वीडियो का अंतिम सेकंड तक आप सीखेंगे, ठीक है। तो कम्युनिकेशन स्किल से 2024 में कितने प्रश्न आए थे? 11, और 25 में कितने आए? 10। यानी कि यहां से भी हम लगभग मान सकते हैं, ठीक है, यहां से भी लगभग हम मान सकते हैं कि 10-10 प्रश्न का एवरेज तो देखने को मिलेगा, और ये बहुत स्कोरिंग सेक्शन होता है। उसके बाद दोस्तों आप लोग रीजनिंग जो बोलते रहते हो ना शॉर्ट में, तार्किक कौशल एवं विश्लेषणात्मक क्षमता, यानी कि लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, जिसको आप शॉर्ट में रीजनिंग कहते हो ना, मैथ रीजनिंग, तो ये आपका रीजनिंग वाला सेक्शन है, ठीक है। रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग जिसको हम कहते हैं। तो 2024 में लॉजिकल रीजनिंग से कितने प्रश्न आए? 16, और 25 में भाई साहब आप क्वांटिटी देखो, 27 प्रश्न। इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ये जो रीजनिंग होती है ना, रीजनिंग आपने एसएससी वाले बच्चों को देखा होगा, बैंकिंग वाले बच्चों को देखा होगा, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। कैसे क्या करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा, इसीलिए कह रहा हूं जितना बताता चलूं उतना सुनते चलो और आगे बढ़ते चलो, ठीक है। इसमें हम देख सकते हैं कि आयोग ने बहुत ज्यादा फोकस किया है रीजनिंग के ऊपर,
इतनी बात हमको समझ में आई, ठीक है। ये एनालिसिस कहीं मौजूद नहीं है कि आप कहीं से कॉपी पेस्ट कर लोगे, ये खुद बैठ के करना पड़ेगा। समय दिया है ताकि आपका समय बच जाए, है ना, नहीं तो फिर हमारा काम क्या है। उसके बाद दोस्तों ये चेंज देखो आप, निर्णय लेना एवं समस्या समाधान, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। 2024 में 9 प्रश्न थे और 25 में गिरा के सीधे एक प्रश्न कर दिया। इतना कम क्यों किया? क्योंकि यहां से इजी क्वेश्चन आते हैं और आयोग अब चाहता नहीं है कि आपको चीजें इजी मिले। डिसीजन मेकिंग में क्या आता है यह भी मैं आपको बता देता हूं। इसमें ऐसा प्रश्न आएगा कि आपने किसी चोर को चोरी करते हुए देखा और लेकिन वो किसी अच्छे कारण के लिए चोरी कर रहा था, तो बाजू में ही पुलिस चौकी है, तो अब आप बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाएंगे? क्या आप उस चोर को जाने देंगे, या फिर आप उस चोर की शिकायत पुलिस चौकी में करेंगे, या फिर पुलिस से कहेंगे कि हम मतलब इसने अच्छे कारण के लिए चोरी करी थी तो हमने शिकायत भी कर दी लेकिन आप इसको जाने दो, या फिर आप इनमें से कुछ भी नहीं करेंगे, अपने रास्ते पर आगे बढ़ जाएंगे। ये दोस्तों निर्णय लेने की क्षमता, डिसीजन मेकिंग वाले क्वेश्चन होते हैं, बहुत इजी होते हैं और आयोग चाहता नहीं है कि इजी प्रश्न अब आपको दिए जाएं। नेगेटिव मार्किंग आती है, पेपर का लेवल डिफिकल्ट बनता ही बनता है, इस चीज के लिए आप लोग तैयार रहिएगा, ठीक है। और बड़े एग्जाम, बड़ी नौकरियां कठिन पेपर से ही मिलती हैं, इसको भी आप याद रखिएगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला, ठीक है। तो ये हमने देखा, मैंने इसका भी आपको एग्जाम्पल दे दिया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों सामान्य मानसिक योग्यता, जनरल मेंटल एबिलिटी, इस टॉपिक को भी आयोग इग्नोर कर रहा है। यहां से लगभग कोई भी प्रश्न आपको नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। रुक जाओ, मैं पता है मैं जैसे जैसे एक सेंटेंस बोल रहा हूं आपके मन में प्रश्नों का तूफान उठ रहा है, मुझे पता है, लेकिन अगली स्लाइड पर क्या है ये आपने सोचा नहीं है अभी, अभी दिखेगा तब मजा आएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं ये वाला जो टॉपिक है, आधारभूत संख्यात्मक योग्यता, कक्षा 10 स्तर की, यानी कि बेसिक न्यूमेरिसी, क्लास 10th लेवल का। ये कुछ और नहीं बल्कि गणित है, ये कुछ और नहीं बल्कि क्लास 10th लेवल की गणित है। 2024 में से कितने प्रश्न आए? 14। 2025 में कितने आए? 10। अधिकतम से अधिकतम आपको सी सेट में कितने क्वेश्चन ठीक करने हैं क्वालिफाई करने के लिए? 40, यानी कि 60 आप छोड़ भी सकते हो। और मैथ के मात्र कितने आ रहे हैं उसमें? 10-15। तो हो सकता है आपको आपके डर का जवाब मिल चुका हो कि क्या सर पूरी मैथ छोड़ के हम सी सेट में पास हो सकते हैं? बहुत आराम से। मैथ करो ही मत, मैथ छूहो ही मत, मैथ की प्रैक्टिस ही मत करो, तो भी आप सी सेट में पास हो सकते हो। आपके सामने है, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आप मैथ के प्रश्न हटा देते हैं, उसके बाद भी आपके पास 85 प्रश्न बचते हैं, 85 में से 40 ठीक कर दो, कौन सी बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो बिना मैथ के एमपीपीएससी का सी सेट हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, जी हां हो सकता है। कितनी बार इसको कहूं मैं, ठीक है। चलो, लेकिन यहां पर कहानी खत्म नहीं होती, कहानी लगातार आगे बढ़ रही है। फिर दोस्तों ये कि आता है आंकड़ों का निर्वचन, कक्षा 10 स्तर का, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं दोस्तों डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन। इसका प्रश्न मैं आपको करवाऊंगा और इस बिल्कुल लूट मार प्रश्न होता है, गारंटी से आपका सही होगा, मैं आपको साबित करके बताऊंगा। बहुत इजी लेवल का आता है। कभी भी यूपीएससी के सी सेट को एमपीपीएससी के सी सेट से मैच भी मत कर देना। यूपीएससी का सी सेट का लेवल बहुत डिफिकल्ट होता है, एमपीपीएससी के सी सेट का लेवल कम से कम 4 से 5 गुना इजी होता है उसकी तुलना में। इसीलिए यहां पर जो डीआई का प्रश्न आता है ना, ये बिल्कुल आपकी जेब में होता है, हम इस पर चर्चा करेंगे। और अंत में ये जो हिंदी भाषा के प्रश्न आते हैं, इनकी संख्या सबसे ज्यादा है ना। हिंदी भाषीय प्रदेश है, हिंदी लैंग्वेज स्पीकिंग स्टेट है मध्य प्रदेश, इसलिए आपको हिंदी भाषा के वहां पे प्रश्न ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति हिंदी भाषा के ही सारे प्रश्न ठीक कर जाए तो वो उसी के दम पर कट ऑफ क्लियर कर जाएगा, लेकिन उसको करना इतना आसान नहीं होता है कभी कभी, ठीक है। तो ये हमने समझा, इस प्रकार से आपके 100 प्रश्न तैयार होते हैं। मुझे 100% पूरी उम्मीद है कि आप पहली बार एमपीपीएससी सी सेट का सिलेबस देख रहे हो, और ये तो खैर सबके लिए पहली बार है। आपने भले ही चाहे 5 बार भी एमपीपीएससी का प्रीलिम्स क्यों ना निकाला हो, लेकिन सी सेट का ये जो हमने क्वांटिफिकेशन किया है कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न आते हैं, ये पहली दफा ही हो रहा है, आप सबके लिए भी, मेरे लिए भी। और जब मैंने इसको तैयार कर लिया था, मुझे एक बहुत अच्छा सेटिस्फेक्शन महसूस हो रहा था कि मैंने कहा कितनी साफ छवि वो दिख रही है कि भाई अगर कोई व्यक्ति, आप देखो ना, अगर कोई व्यक्ति हिंदी वाले सारे प्रश्न ठीक कर दे
और यहां पर ये ऊपर वाले जो आते हैं अपठित गद्यांश वाले, अनसीन पैसेज वाले, ये प्रश्न ठीक कर दे तो ही क्वालिफाई है। लेकिन इतना आसान होता नहीं है। जरूरी थोड़ी ना है कि आपने 40 प्रश्न अटेम्प्ट करे वो 40 के 40 सही हों, है ना। एक भी ऊपर नीचे हुआ तो आप फेल हो सकते हो, तो इतनी रिस्क हमको नहीं लेनी है। और हाँ, एक प्रश्न आपके मन में और आ रहा होगा कि सर हम कितने क्वेश्चन छोड़ के आए, नेगेटिव मार्किंग हो गई है ना, तो कितने छोड़े, पहले उसका जवाब दे दूं मैं आपको। अगले पेज पर चलते हैं, फिर मैं आपको जवाब देता हूं, ठीक है। यहां पर दे दूं मैं उसका जवाब आपको, यहां पर दे देता हूं मैं आपको कि सी सेट में, यहां पर हम लिख देते हैं सी सेट में, सी सेट में, सी सेट में कितने क्वेश्चंस, सी सेट में कितने क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चंस, सी सेट में कितने क्वेश्चंस छोड़ सकते हैं, सी सेट में कितने क्वेश्चंस छोड़ सकते हैं, इस बात पे हम जरा चर्चा कर लेते हैं। तो आप सी सेट में कितने क्वेश्चन छोड़ सकते हो? आप 40 प्रश्न आंख बंद करके छोड़ सकते हो। जो बचे हुए 60 प्रश्न हैं उसमें से हम टारगेट करेंगे कि हमको 50 सही करने हैं। अगर हमारे बाकी के, देखो अब मैं आपको गणित बता देता हूं, 40 छोड़ दो, 40 छोड़ दो, ठीक है। 40 आप पूरी तरीके से छोड़ सकते हो। जितने भी डिफिकल्ट 40 प्रश्न आपको दिख रहे हैं जिनका जवाब आपको नहीं पता, छोड़ दो। कितने अटेम्प्ट कर दो? 60 अटेम्प्ट कर दो। 60 में से प्रयास क्या करना है कि 50 सही करने हैं, 10 गलत होते हैं, हो जाने दो। 50 सही करने पर इंटू 3 के हिसाब से कितने नंबर आ गए आपके? 150। 10 गलत होने पर -10 हो गए, फिर भी आपका स्कोर कितना आ गया? 140। जनरल कैटेगरी के हिसाब से, अनारक्षित वर्ग के हिसाब से भी आपको कितने चाहिए थे? मात्र 120। आप अभी भी 140 ला रहे हो, यानी कि 40 प्रश्न आप पूरी तरीके से छोड़ सकते हैं। 60 अटेम्प्ट करने का टारगेट करिए। 60 में से 10 गलत हो सकते हैं, हो जाने दीजिए। 50 भी ठीक हो गए, आपका काम हो जाएगा। इतनी बात दोस्तों आप सभी को क्लियर हो गई, ठीक है। चलिए, तो इसका आप, ये मैंने आपको शॉर्ट में जवाब दे दिया है यहां पर। दोस्तों, जिससे पहले कि हम आगे बढ़ें, और अगर आप वीडियो का ये हिस्सा स्किप करना चाहते हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि ये वो जानकारियां हैं जो मुझसे कॉल पर या मैसेज पर एस्पिरेंट्स पूछते हैं, और इतनी बार वो बता पाना संभव नहीं होता, जबकि मैं स्पष्ट ही बताने का प्रयास करता हूं। आप में से जो भी लोग बार बार चिंता जताते हैं कि सर हम प्रीलिम्स कोरियर बॉक्स नहीं ले पाए हैं, या 2900 रुपए का है, हम नहीं ले सकते हैं, तो दोस्तों मैंने आपके लिए ऑलरेडी इस पूरे कोरियर बॉक्स का ई बुक्स वर्जन लॉन्च कर रखा है ऑनलाइन एप्लीकेशन पर। आप सभी को पता है कि ई बुक्स में जो है पीडीएफ डाउनलोड नहीं होती, लेकिन मैंने एक और आपके लिए सुविधा कर दी है। हमारे एप्लीकेशन पर जो ई बुक्स हैं, मोबाइल पर ओपन कर सकते हो, बाकी दूसरी जगह भी कर सकते हो, मतलब बाकी संस्थान में भी मोबाइल पर तो ओपन होती है। टैब जो होता है बड़ी स्क्रीन वाला, उस पर भी ई बुक्स ओपन हो जाती हैं। लेकिन एकेएस एकेडमी में एक चीज खास है, आप अपने लैपटॉप और आप अपने कंप्यूटर में भी ई बुक्स को ओपन कर सकते हो। यानी कि पीडीएफ का प्रिंट भले ही नहीं निकल सकता ई बुक्स में, तभी तो इतना वो सस्ता आपको हो जाता है, आपके लिए अफोर्डेबल हो जाता है। लेकिन प्रिंट नहीं निकल सकता तो इसका मतलब ये नहीं है कि मोबाइल स्क्रीन पर घुस के पढ़ना पड़े। हमने आपको लैपटॉप और कंप्यूटर का एक्सेस भी बीते 10-15 दिनों में पूरा प्रयास करके दिलवा दिया है। अब आपकी ई बुक्स कंप्यूटर और लैपटॉप पर भी ओपन होगी। तो भले ही आपके पास कोरियर बॉक्स नहीं है, या आपको ये अभी अमाउंट आपको इतना अफोर्डेबल नहीं लग रहा, तो आप इस वाले रास्ते के साथ जाइए, और 10 की 10 यूनिट के हिंदी भाषा के भी पूरे नोट्स मौजूद हैं डिजिटल फॉर्मेट में, और इंग्लिश भाषा के भी पूरे नोट्स मौजूद हैं डिजिटल फॉर्मेट में। तो आपका पैसा भी बच जाएगा और आपको पूरी यूनिट के नोट्स मिल जाएंगे। दोस्तों, मैं हाथ जोड़ के आपसे इस बात को इसीलिए कहना चाहता हूं, बिना नोट्स पढ़े सिर्फ एमसीक्यू या सिर्फ टेस्ट लगा के आप प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर सकते हो। नेगेटिव मार्किंग के बाद तो कभी जीवन में आप क्वालिफाई नहीं कर सकते हो। आप किसी भी कोचिंग के नोट्स पढ़ो, कोई भी किताबें पढ़ो, परंतु हर यूनिट के लिए आपको वो मोटा बेस कंटेंट पढ़ना ही पड़ेगा। आप किसी भी यूनिट को सिर्फ एमसीक्यू के आधार पर खड़ा करने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं हो सकता है।
तो आपको प्रत्येक यूनिट के नोट्स तो पढ़ने ही पड़ेंगे और वो इलाज आपका यहां पर संभव हो जाएगा। आप में से कुछ स्टूडेंट्स का डाउट एक ये भी रहा कि सर सीसेट, क्योंकि सीसेट का जो हमारा कोर्स है जिसमें हम सीसेट पढ़ाएंगे वो हमारा ये वाला कोर्स है, प्रीलिम्स का कॉम्बो कोर्स, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज, सीसेट और गेस्ट सीरीज सब मिलता है। तो यहां पर स्टूडेंट्स का डाउट ये आया कि सर ये जो आपकी नई वाली टेस्ट सीरीज है ये अलग से लेनी पड़ेगी, ये अलग से लेनी पड़ेगी। भैया ऐसा नहीं है, हमने बताया तो सही है आपको, ये वाली टेस्ट सीरीज इसमें शामिल है, यानी कि इसके भीतर जो है आपकी नई टेस्ट सीरीज भी शामिल है जो नई हमने लॉन्च करी है। इसमें आपके सीसेट की क्लासेस भी आपकी शामिल होंगी और इसमें गेस्ट सीरीज भी शामिल होगी। आप में से जिन लोगों को नहीं पता है गेस्ट सीरीज हम किसको कहते हैं, तो गेस्ट सीरीज वो 100 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमने पूरे प्रीलिम्स के सिलेबस में से सेलेक्ट किए हैं, छांटे हैं, और इन 100 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर हमारी फैकल्टीज के द्वारा आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाया गया है। कंटेंट का मतलब हमने आपको लेक्चर भी दिए हैं और हमने इन 100 इंपॉर्टेंट टॉपिक के आपको नोट्स भी दिए हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। तो गेस्ट सीरीज भी है, टेस्ट सीरीज भी है, सीसेट भी है और पूरा करंट अफेयर्स का पीडीएफ भी है। ठीक है, आप इस कोर्स में हर पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, आप इस कोर्स में हर पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के साथ साथ आप उसको प्रिंट भी करवा सकते हो, जो करना चाहें आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टेस्ट सीरीज जो है, टेस्ट सीरीज की भी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। हम लोग डिजिटल टेस्ट नहीं देते दोस्तों, हम लोग डिजिटल टेस्ट नहीं देते, हम पीडीएफ फॉर्मेट में टेस्ट देते हैं। अब ये चाहे आप इसको बुरा मानते हैं, अच्छा ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि आयोग जो है वो आपको पेपर पे एग्जाम करवाता है, वो आपको कंप्यूटर पे बिठा के प्रीलिम्स नहीं दिलवाता। इसीलिए आपकी प्रैक्टिस ऑफलाइन वाले विद्यार्थियों की तरह हार्ड कॉपी में होना जरूरी है। हम एक एक दिन करके टेस्ट अपलोड करते हैं, कभी कभी तो हमको 2 दिन भी लग जाते हैं एक टेस्ट अपलोड करने में, तो हमें उसकी दिक्कत इसीलिए नहीं है क्योंकि हमको दिमाग में लक्ष्य है कि हमें अपनी टेस्ट सीरीज में 70 टेस्ट देने हैं, आपको यूनिट वाइज भी देने हैं, एफएलटी भी देने हैं, 70 टेस्ट देने हैं। अभी शुरुआती दिन में 5 जनवरी को ही टेस्ट सीरीज शुरू हुई है, वर्कलोड ज्यादा है, अच्छे क्वालिटी के प्रश्न डालने हैं, जल्दबाजी नहीं करनी, सॉल्यूशन अच्छा बना रहा है, तो कभी हम 2 दिन में भी एक टेस्ट बना के देते हैं, लेकिन क्वालिटी वाला होता है, अप टू डेट वाला होता है, आपके पैसे के साथ, आपके समय के साथ, आपकी मेहनत के साथ इंसाफ करता है, आपको क्वेश्चंस फंसा के देता है। ठीक है, तो पीडीएफ फॉर्मेट में ही मिलेगा, आप डाउनलोड करो, प्रिंट करवाओ और मार्च में जब सारे टेस्ट खत्म हो जाएंगे तो एक साथ सबकी स्पाइरल बाइंडिंग जो है आप करवा लीजिएगा। ठीक है, तो अगर आपके पास कॉम्बो कोर्स है तो अलग से आपको टेस्ट सीरीज लेने की जरूरत नहीं है, इस बात को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब दोस्तों मैंने आपको सीसेट में जितने भी टॉपिक्स बताए हैं, अब उन टॉपिक्स में से मैंने क्या किया है ऊपर देखें। सबसे पहले हम हाईएस्ट वेटेज वाले टॉपिक को देखेंगे जहां से सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं। क्या समझे आप? सबसे पहले हम उन टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे जहां से सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं। और एनालिसिस की ताकत देखिए, अभी आप दिमाग में ऑटोमेटिकली बता सकते हो कि सबसे ज्यादा प्रश्न कहां से आते हैं। सबसे नीचे वाला टॉपिक था ना, हिंदी भाषा के जो प्रश्न आते हैं लगभग 40 प्रश्न, एक तो वो टॉपिक हो गया, दूसरा रीजनिंग वाले टॉपिक से ज्यादा प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो अभी हम इनका एनालिसिस करेंगे और बहुत मजा आपको आने वाला है, अल्टीमेट लेवल का। सबसे पहले हम हिंदी भाषा के जो क्वेश्चन आते हैं उस पे से काम कर लेते हैं। तो मैंने यहां पे लिखा है 2024 में कितने आए, 39। 2025 में कितने आए, एग्जैक्ट 40। अब ये जो मैंने नीचे लाल रंग से लिखा है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप मोटा मोटा 40 मान लो एवरेज। ठीक है, तो 40 प्रश्नों में से कितने प्रश्न आप गारंटी के साथ सही कर सकते हो? एक्स्ट्रा भी कर सकते हो लेकिन इतने तो करोगे ही करोगे। तो मैंने कितना लिखा हुआ है, 20-20। यानी कि अगर 40 प्रश्न हिंदी भाषा से संबंधित आते हैं तो उनमें से 20 प्रश्न तो आप गारंटी से सही करोगे। अभी मैं आपको प्रूफ करके दूंगा, कोई हवाबाजी वाली बातें नहीं है, गारंटी से आप ठीक करेंगे। ठीक है, सुनो कैसे। हिंदी भाषा हिंदी भाषा हिंदी भाषा हिंदी भाषा से हमारे कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं दोस्तों? हिंदी भाषा से हमारे 40 क्वेश्चंस आ रहे हैं।
हिंदी भाषा से हमारे 40 क्वेश्चन आ रहे हैं। अब 40 प्रश्नों में से जो 20 प्रश्न होते हैं वो अलग होते हैं और जो 20 प्रश्न होते हैं वो अलग होते हैं। जैसे कि ये जो 20-20 मैंने बांटे हैं, तो ये जो पहला वाला 20 प्रश्न है ये आपके गद्यांश यानी कि पैसेज पर आधारित होते हैं। आपको एग्जाम में दो टाइप के पैसेज दिखेंगे, एक जो हिंदी भाषा में भी आता है और दूसरा इंग्लिश भाषा में भी आता है। और दूसरे आपको पैसेज कैसे दिखेंगे, जो सिर्फ हिंदी भाषा में आते हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो आपको 5 से 10 क्वेश्चन ऐसे दिखेंगे गद्यांश के, पैसेज के, जो हिंदी भाषा में भी आते हैं, इंग्लिश भाषा में भी आते हैं। दोनों माध्यम के बच्चों को दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आपको 20 प्रश्न ऐसे दिखेंगे जो पैसेज यानी कि गद्यांश से संबंधित होंगे और ये सिर्फ हिंदी में आते हैं। और ये इतने इजी होते हैं, अगले पेज पर हम सॉल्व करके देखेंगे। और मैंने इन्हीं 20 प्रश्नों के आधार पर आपको कहा है कि ये जो 40 प्रश्न हिंदी भाषा के आ रहे हैं, इनमें से 20 प्रश्न जो गद्यांश वाले हैं, पैसेज वाले, उनको आप गारंटी से सही करेंगे, क्योंकि उनका जो आंसर है वो क्वेश्चन के ऊपर ही लिखा होता है। बस वहां से ढूंढ के हमको नीचे जवाब देना है। ये जो अगले 20 प्रश्न दोस्तों बचे, ये जो अगले 20 प्रश्न बचे, अब इसका भी खेल आप समझ लो। ये जो अगले 20 प्रश्न बचे हैं ये हिंदी व्याकरण से संबंधित होते हैं। किससे होते हैं? ये हिंदी व्याकरण से संबंधित होते हैं। व्याकरण को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रामर कहते हैं ना। हिंदी व्याकरण होता है, हिंदी ग्रामर, उससे संबंधित प्रश्न होते हैं। अब जो हिंदी माध्यम का विद्यार्थी है वो इन 20 प्रश्नों में से 10 प्रश्न बना ले जाएगा। हिंदी का जो व्यक्ति है वो बचपन से हिंदी पढ़ रहा है अच्छे से, है ना। तो ये जो 20 प्रश्न हैं इसमें से 10 प्रश्न तो हिंदी वाला गारंटी बना के ले जाएगा, लेकिन इंग्लिश वाले को ये 20 प्रश्न तकलीफ दे सकते हैं। इंग्लिश वाला हो सकता है इसमें से केवल 5 ही बना पाए। समझ रहे हैं बात को? तो इससे आपने निष्कर्ष क्या निकाला कि हाईएस्ट वेटेज वाले जो टॉपिक हैं, और हाईएस्ट वेटेज वाले टॉपिक में जो हिंदी भाषा से संबंधित जो टॉपिक है, यहां से अगर मैं इस टॉपिक से देखूं तो जो हिंदी मीडियम का जो विद्यार्थी है, वो 30 प्रश्न यहां से बना के ले जा सकता है, और जो इंग्लिश मीडियम का विद्यार्थी है वो यहां से 25 प्रश्न बना के ले जा सकता है अपनी बुद्धि लगा के। लेकिन 20 तो हर टाइप का व्यक्ति फंसा देगा, हर टाइप का व्यक्ति, क्योंकि वो 20 प्रश्न करने में दिमाग लगाना ही नहीं है। ऊपर पढ़ो नीचे उत्तर दो, खत्म कहानी। ठीक है। अच्छा, अब ये जो दूसरा टॉपिक है जहां से भारी मात्रा में प्रश्न आते हैं, और ये कौन सा है दोस्तों? ये रीजनिंग वाला है ना। रीजनिंग एसएससी बैंकिंग में जो रीजनिंग आती है उससे कम लेवल की यहां पर आती है। रीजनिंग के लगभग आप मोटा मोटा एवरेज 20 प्रश्न मान लो, 20 से 25, तो उनमें से आप आराम से कितने बना ले जाओगे? आप 8 प्रश्न बना ले जाओगे आराम से। 20-25 प्रश्न रीजनिंग के आएंगे, 20 मान लो, 20 में से 8 कितना भी गिरे स्तर का व्यक्ति हो बना ले जाएगा। बहुत मतलब 8 इजी लेवल के होंगे, बाकी जो 12 हैं वो मीडियम टू डिफिकल्ट लेवल के होंगे। ठीक है। इसके लिए ये जो रीजनिंग है ना, हम पूरी की पूरी रीजनिंग जो मैंने पीछे अभी आपको सीसेट वाला मैंने आपको पीछे कॉम्बो कोर्स बताया था, उसके अंदर हम आपको पूरी रीजनिंग क्या, हम पूरा सीसेट ही आपको पढ़ाएंगे। सीसेट पास करवाने की पूरी गारंटी ले रखी है। आज के टाइम पे कोई ये नहीं कह सकता कि एकेएस एकेडमी केवल यूट्यूब पे डेमो लेक्चर डालती है। आप आज की डेट में देख लीजिए, हम एकमात्र ऐसी संस्थान है जो कभी ये नहीं कहते कि आप कोर्स खरीद लो, कोर्स के अंदर हम पढ़ाएंगे, क्योंकि हमारा संकल्प ही ये है। पिछले साल भी था, पिछले साल भी किया, इस साल तो और बढ़ चढ़ के कर रहे हैं। हम हर यूनिट का महा मैराथन वीडियो डाल रहे हैं। बताइए, अब कोई बिल्कुल फाइनेंशियली खराब सिचुएशन में भी है, कोई बिल्कुल गरीब स्तर से भी आ रहा है, बहुत निम्न स्तर से भी आ रहा है, अगर वो हमारी 10 की 10 यूनिट के मैराथन वीडियोस यूट्यूब से फ्री ऑफ कॉस्ट देख लेता है, तो भी वो इतना शक्तिशाली बन जाएगा कि अपना प्रीलिम्स निकाल पाए। लेकिन समय बदलता है, सुविधाएं देनी पड़ती हैं, तो ये सारी सुविधाएं हैं, ये प्रीलिम्स का कॉम्बो कोर्स, ये नई वाली टेस्ट सीरीज, ये सब सुविधाएं हैं। लेकिन हमने ऐसा कंडीशन कभी नहीं रखी कि नहीं भैया पैसा खर्च नहीं करोगे तो तैयारी हम नहीं करवा पाएंगे। प्रीलिम्स की तैयारी हम फ्री ऑफ कॉस्ट पिछले साल भी यूट्यूब पर कराते थे, इस साल हमने उसकी क्वालिटी को 10 गुना बढ़ा दिया है।
आप देखिए अभी 24 घंटे पहले ही मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, एमपी इकोनॉमी का बाइलिंगुअल वीडियो, हिंदी इंग्लिश दोनों, कितनी मेहनत लगती है आपको पता है हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में वीडियो बनाने में। 9 घंटे का वीडियो अपलोड हुआ है, जनजाति का 10 घंटे का अपलोड हुआ है, यूनिट 7 का 20 घंटे का अपलोड हुआ है, मध्य प्रदेश के इतिहास का अपलोड हुआ है, मध्य प्रदेश की पॉलिटी का अपलोड हुआ है, अभी ज्योग्राफी का अपलोड होगा। कितनी सारी चीजें हम लोग कर रहे हैं, बस वहीं पर उस टाइम पर हमारे पास कमेंट इतनी भारी मात्रा में आ जाते हैं, अच्छा ये कर दिया अब ये कर दो, अब ये कर दिया। भाई आपको समझना पड़ेगा हम भी मशीन नहीं है। आप या तो घटिया क्वालिटी का कंटेंट ले लीजिए तो हम आपको डेली दे देंगे, लेकिन वो हम देंगे नहीं। तो थोड़ा सा आपको भी संयम रखना पड़ेगा कि भैया एक अकेला व्यक्ति क्या क्या कर लेगा। आपको टेस्ट सीरीज के कोर्स में डेली टेस्ट बना बना के देने, अच्छे अच्छे क्वेश्चन के देने, ऐसी वीडियोस बनाने के लिए इतनी रिसर्च करनी है, फिर यूट्यूब पे बनाने के लिए कितना अलग काम कर, बहुत काम होता है भाई बैकग्राउंड में, आप नहीं समझेंगे। थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए, आपको पता है सब मैं आपको दूंगा, ठीक है। तो आप फेथ रखें, पेशेंस रखें, भरोसा रखें, भरोसे को कायम कर रहे हैं भाई। अधिकतर संस्थान अप्रैल महीने में या मार्च महीने से मैराथन वीडियोस देंगे, लेकिन तब तक विद्यार्थी बहुत लेट हो जाता है। हम लोग व्यूज के लिए काम नहीं करते कि भैया अभी से मैराथन वीडियो डाल देंगे तो व्यूज नहीं आएंगे, अभी कोई देखेगा नहीं, भाड़ में जाए, व्यूज ना आए तो मत आए। हम अभी मैराथन वीडियोस डालेंगे, व्यक्ति को 3-4 महीने का समय मिलेगा, तब ना वो उसको देखेगा, 4 से 5 बार रिवाइज करेगा। तो प्लीज, है ना, भरोसा रखें, ठीक है दोस्तों। तो ये रीजनिंग आपको पढ़ाई जाएगी सीसेट कोर्स के भीतर ही, और अगर आप नहीं भी ज्वाइन करते हैं कोर्स को तो भी मैं इतना आपसे कहता हूं कि आप यहां से 8 प्रश्न तो बना ले जाएंगे, अगर थोड़ा सा भी आप दिमाग लगाएंगे तो, ठीक है। तो इस पूरे पेज से दोस्तों हमने क्या निष्कर्ष निकाला? इस पूरे पेज से हमने यह निष्कर्ष निकाला कि गिरी से गिरी हालत में 20 प्रश्न हिंदी भाषा वाले और 8 प्रश्न रीजनिंग वाले, आपके 28 प्रश्नों का जुगाड़ बिल्कुल हलवा तरीके से हो जाएगा, लड्डू तरीके से हो जाएगा। आइए साबित कर देता हूं, ये देखिए। अब आप इंग्लिश वाला बच्चा कहे कि भाई सर ज्यादा हवाबाजी मत करिए, ऐसे कैसे हो जाएगा, मैं आपको प्रूफ दे देता हूं। ये प्रश्न 2025 में आया था, स्क्रीनशॉट ले रहा था मैं क्वेश्चन पेपर से, क्वालिटी बहुत खराब आ रही थी, इसीलिए टाइपिंग करी, थोड़ी मेहनत करी और साफ कंटेंट आपको मैंने यहां पर दे दिया। यह प्रश्न 2025 में आया था, 2025 PYQ हिंदी भाषा वाले प्रश्नों की कैटेगरी में था। और टोटल कितने प्रश्न आए हैं? एक पैसेज से, एक गद्यांश से 5 प्रश्न आते हैं, इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। तो अगर 20 प्रश्न की मैं बात कर रहा हूं कि 20 प्रश्न आपके हिंदी के गद्यांश वाले आएंगे, तो टोटल 20 का मतलब क्या हो गया? 4 पैसेज आएंगे, हर पैसेज में 5-5 प्रश्न होते हैं, तो 20 प्रश्न हो गए। आइए एक बार पढ़ के मैं आपको दिखा देता हूं, और 5 प्रश्न हम धमाधम करेंगे। क्या है? ये आया, निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है, ओके। सत्संग के बिना मनुष्य अपनी वासनाओं के दुखों से किसी प्रकार नहीं बच सकता। समझ में आया? कुछ आया, थोड़ा बहुत तो आया कि सत्संग नहीं करोगे तो आपकी जो वासनाएं हैं वो आपको दुख देती रहेंगी। वासनाएं भी जब सत्पुरुषों के दर्शन करती हैं तो वो भी धन्य हो जाती हैं और उनके स्वरूप बदल जाते हैं। यानी कि जो हमारी वासनाएं होती हैं, हमको ये चाहिए वो चाहिए, जब इन वासनाओं का सामना सत्पुरुषों से, अच्छे पुरुषों से, महान पुरुषों से होता है तो उनके सामने वासनाएं भी अपने घुटने टेक देती हैं। ये धीमा धीमा यही समझ में आ रहा है, कोई बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। फिर वे शुद्ध संकल्प बनकर उठने लगती हैं, यानी कि वासनाओं का नेगेटिव स्वरूप पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। वासनाएं यदि लोहे के समान है, लोहा मतलब आयरन, है ना, वासनाएं अगर लोहे के समान है तो सत्संग पारस मणि है। मतलब कहने का मतलब यह है कि वासनाएं अगर लोहा है, लोहे को पारस मणि, मणि मतलब कुछ भी, एक कीमती चीज समझ लीजिए, कीमती पत्थर समझ लीजिए। तो लोहा तो उसके सामने लोअर क्वालिटी का हो गया ना, निम्न हो गया। तो वासनाएं तो बेकार चीज ही होती हैं, इसीलिए उसको लोहे से कंपेयर किया है। और जो सत्पुरुष होते हैं, और सॉरी जो सत्संग होता है, सत्संग अच्छी चीज होती है, इसीलिए उसको एक मणि से कंपेयर किया है ना। बस स्पर्श करते ही स्वर्ण हो जाती हैं। मतलब
जैसे ही आपकी वासनाएं जो अभी तक लोहा है, जैसे ही वो सत्संग को छूती हैं तो वो लोहे से काय में कन्वर्ट हो जाती हैं, स्वर्ण में कन्वर्ट हो जाती हैं, और मुझे गोल्ड में कन्वर्ट हो जाती हैं। और मुझे अभी तक नहीं लगता कि आपको कोई भी दिक्कत आ रही होगी। हिंदी वाला भी पढ़ सकता है इसको, इतनी खराब हिंदी किसी की नहीं होती, भरोसा रखिए। बड़े दुर्दांत स्वभाव वाले केवल सत्संग से संत बन गए, यानी कि जो बहुत ही खराब जिनका स्वभाव था ना, वो भी सत्संग करके क्या बन गए? संत बन गए। महादुष्ट जो लोग थे उनका दुख भी सत्संग से कुछ समय में जाता रहा, मतलब चला गया। और जो घोर अन्यायी था, जो घोर अन्यायी राजा था तथा नरसंस लोग सत्पुरुषों के संपर्क में आते ही महान दयावान बन गए। यानी कि जो अन्यायी लोग थे, जो दुष्ट राजा था, जब ये लोग सत्पुरुषों के संपर्क में, अच्छे पुरुषों के संपर्क में आए तो बुरे से बुरे लोग भी राजा बन गए। ठीक है ना? और सत्पुरुष कौन होता है? जो सत्संग को फॉलो करता है। और जो व्यक्ति सत्संग को फॉलो करेगा उसके अंदर भी पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है, और जो ऐसे पॉजिटिव एनर्जी वाले व्यक्ति से टकराएगा वो कितना भी बुरा हो खुद भी पॉजिटिव हो जाएगा। मुझे तो कुछ ऐसे ही समझ में आ रहा है यहां पर। ठीक है? हृदय परिवर्तन के ऐसे अनूठे उदाहरण भारतीय इतिहास में भरे पड़े हैं। इसीलिए भारतीय मनीषा ने, ये आप मत सोचो ना मैंने गलत लिखा है, जो था वही लिखा है। इसीलिए भारतीय मनीषा ने सत्संग को विशेष महत्व प्रदान किया है। मतलब ये कहा जा रहा है कि भारतीय इतिहास में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है सत्संग को लेके, वहां से बहुत सारे मतलब हम एग्जाम्पल्स निकाल सकते हैं बेसिकली। ठीक है? आपने समझा? एक ओवरव्यू मिल गया, सत्संग की तारीफ हो रही है और वासनाओं की बुराई हो रही है। वासनाएं लोहा है, सत्संग को छुएगी तो स्वर्ण हो जाएगा। और जो दुष्ट लोग होते हैं जब वो सत्पुरुषों के संपर्क में आते हैं तो वो खुद भी संत बन जाते हैं। ऐसा कुछ समझ में आया? पहला प्रश्न पढ़ते हैं। वासनाओं से बचा जा सकता है कैसे? सत्संग करके, संगति सहमति से, असडंग द्वारा या प्रसडंग द्वारा, असडंग द्वारा या प्रसडंग द्वारा। ये 4 विकल्प हैं। तो इतना डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन पहला विकल्प आपको सही नहीं लग रहा क्या? पूरा ये गद्यांश है किस चीज के बारे में? वासनाएं और सत्संग। तो अगर आपको अपनी वासनाओं से बचना है तो आपको कैसे बच सकते हो? सत्संग द्वारा। अब बताइए क्या डिफिकल्ट क्वेश्चन था? इजी। एक और करें। वासनाएं रूपांतरित होने लगती हैं कामना पूर्ति से। रूपांतरित मतलब उनका रूप बदलने लगता है ना। वासनाएं रूपांतरित होने लगती हैं कामना पूर्ति से, ऐसा तो कुछ नहीं पढ़ा मैंने। सत्पुरुष दर्शन से, सत्पुरुष तो पढ़ा था। पौरुष प्रदर्शन से, ऐसा भी कुछ नहीं पढ़ा। कृतकाम होने से, ऐसा भी कुछ नहीं पढ़ा। ना हमने ऐसा कुछ पढ़ा, ना ऐसा कुछ पढ़ा, ना ऐसा कुछ पढ़ा। लेकिन हां ये जरूर पढ़ा कि जब जो वासनाएं हैं जब वो सत्पुरुषों के दर्शन करती हैं तो वो अपना रूप बदलने लगती हैं। हमने देखा था ना यहां पर, वासनाएं भी जब सत्पुरुषों के दर्शन करती हैं, लो हो गया काम यहां पर, सत्पुरुषों के दर्शन करती हैं तो उनका रूप बदलने लगता है कि नहीं? तो ये हमने देखा, कितना इजी था। एक ये देखो, यदि सत्संग पारस मणि है तो वासनाएं क्या हैं? लोहा। पीछे पढ़ा था एग्जैक्ट। अगर सत्संग पारस मणि है तो वासनाएं क्या है? लोहा। और ये लोहा गोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, स्वर्ण में कन्वर्ट हो जाएगा जैसे ही वो सत्संग को छुएगा, है ना? तो लोहा कहीं लिखा हुआ है क्या? हाँ, लोहा 2 जगह लिखा हुआ है, ध्यान से देखना है। इसको तो हटा ही दो। तो यदि सत्संग पारसमणि है तो वासनाएं लोहा है, यहां पर हमने देखा था, ये रहा। तो इसको भी हटा दो। अब 2 जगह लोहा लिखा है, यहां लिखा है लौह शक्तिवत, लौह धातुवत। लोहा धातु है, मेटल है, ये हो गया लौह धातुवत। ठीक है? चलो, दुष्ट स्वभाव वाले लोग संत बन जाते हैं। दुष्ट स्वभाव वाले लोग संत कब बनते थे? हमने देखा था ना यहां पर, जो दुष्ट है ना, महादुष्ट भी सत्संग से कुछ समय में उनका दुष्टपना खत्म हो जाता है। और यहां पर आप देखें, अन्यायी राजा सत्पुरुषों के संपर्क में आते ही दयावान बन जाता है। तो जो दुष्ट स्वभाव के लोग हो जाते हैं वो संत कैसे बन जाते हैं? कानन सेवन से, ऐसा कुछ नहीं पढ़ा था। संतप्ति से, संतप्ति प्राप्ति से, ऐसा भी कुछ नहीं पढ़ा था। गृह त्याग से, ऐसा भी कुछ नहीं पढ़ा था। सत्संगति से, तो सत्संगति मतलब क्या है? सत्संग से, है ना? सबकी संगति, सत्संग, ये वाला ठीक लग रहा है यहां पर
कि जो दुष्ट लोग होते हैं वो भी अच्छे बन जाते हैं, संत बन जाते हैं। कैसे संत बन जाते हैं? तो जो महादुष्ट लोग होते हैं वो संत बन जाते हैं जब वो किसके संपर्क में आते हैं? सत्संग। तो सत्संग का एक ही शब्द है, बाकी आप देखो जिस शब्द का जिक्र ही नहीं हुआ उस शब्द को छुए ही मत आप, ठीक है ना। तो ये हो गया, यहां पर कर पाएंगे। एक और देखो, महान दयावान बनने का पंथ प्रशस्त होता है। यानी कि महान दयावान जब कोई व्यक्ति बनता है तो कैसे बनता है, किस कब जाता है वो उस रास्ते पर? नराधमता और नृशंसता से। ऐसा तो नृशंसता हमने पढ़ी थी, बुरे लोग, लेकिन दयावान बनना है तो इन लोगों के पास थोड़ा ना जाना पड़ेगा। संघर्ष समाप्ति के पश्चात, ऐसा भी कुछ नहीं पढ़ा। सत्पुरुषों के संपर्क से, बिल्कुल सही है। ज्ञानवान बनने से, ऐसा भी कुछ नहीं पढ़ा। देखो जो गलत ऑप्शन है ना वो बहुत भयंकर उन्होंने कुछ लिखा है, मेरे भी सिर के पार जाता है, लेकिन जो सही ऑप्शन है वो पूरा वहीं से कॉपी पेस्ट करके रख दिया है। ये देखो, जो नृशंस व्यक्ति होता है, जो अन्यायी राजा होता है, वो सत्पुरुषों के संपर्क में जैसे ही आता है तो दयावान बन जाता है। तो दयावान बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सत्पुरुषों के संपर्क में आना पड़ेगा। इस प्रकार से 20 प्रश्न आएंगे हिंदी भाषा के। यहां से पढ़ना, कॉपी पेस्ट आंसर होगा, 20 प्रश्न आपकी जेब में। आपको हाईएस्ट 40 प्रश्न ठीक करने। जो ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी या पीडब्ल्यूडी, ऐसा पर्सन डिसेबिलिटी, इनको तो केवल 30 ही करना है। तो 30 करना है तो 20 का जुगाड़ तो यहीं से ही हो गया, 20 का जुगाड़ तो यहीं से ही हो गया। और इनके अलावा भी 5 से 10 प्रश्न और आते हैं, जो हिंदी में भी गद्यांश आता है, इंग्लिश में भी गद्यांश आता है। 5 प्रश्नों की व्यवस्था वहां से हो जाएगी। तो 25 प्रश्न तो मिनिमम यहीं से हमारे हो गए इसी तरीके से, ठीक है। और ये सबूत के लिए मैंने आपको बताया, इस तरह के 20 प्रश्न आएंगे, पूरी तरीके से आपकी जेब में है। अब आप पढ़ के भी ठीक ना कर पाओ तो फिर तो यार वो आपकी जल्दबाजी होगी, वो आपकी मूर्खता नहीं होगी। इतना मूर्ख कोई नहीं है, पढ़ के सब लोग कर सकते हैं, ठीक है। आप सुनो कि सर अच्छी अच्छी बातें तो हो गई, कुछ बुरी बातें भी करो। हिंदी भाषा के वो 20 प्रश्न जो इंग्लिश वालों को दिक्कत देंगे वो भी दिखा देता हूं। जैसे कि कुछ ऐसे प्रश्न आते हैं, नाट्य शास्त्र में कितने रसों की चर्चा है। अब भाई जो इंग्लिश वाला व्यक्ति है उसको कुछ नहीं पता कि नाट्य शास्त्र में कितने रसों की चर्चा है। हो सकता है कुछ हिंदी वाले हों जिनको ना पता हो, तो ये इजी प्रश्न नहीं है, तो छोड़ दो। 40 प्रश्न तो हमको छोड़ ही सकते हैं ना, तो इनको 40 प्रश्नों के अंतर्गत मान के इनको छोड़ा जा सकता है, ठीक है ना। इसीलिए बता रहा हूं, मैं हर चीज दिखा रहा हूं। सुबरन को ढूंढत फिरत कभी व्यभिचारी चोर, इसमें श्लिष्ट शब्द क्या है? श्लिष्ट शब्द क्या है? नहीं बन रहा मुझसे, हटा दिया, छोड़ दो। इंग्लिश वाले से भी नहीं बन पाएगा ये। मुझे क्या है कि ये उतने स्पष्ट नहीं दिख रहे, मैं बहुत पास खड़ा हूं ना पैनल के, इसलिए मुझे स्पष्ट नहीं दिख रहे। बहुत खराब सा प्रिंट था, मैंने इसीलिए पीछे जो पूरा गद्यांश पढ़ाया वो टाइप कर दिया। मैंने कहा नहीं, खोपड़ी खराब हो जाएगी। वज्र देह में कौन सा समास है? इंग्लिश वाला नहीं कर पाएगा, छोड़ो। अपनी प्रशंसा करने वाला क्या कहलाता है? सुनने में इजी लग रहा है ऑप्शन देखकर, हालांकि ये सी वाला सही है इसका, बट व्यक्ति नहीं कर पाएगा जो इंग्लिश वाला होगा। ईर्षद का विलोम शब्द क्या है? इंग्लिश वाला नहीं कर पाएगा। हिंदी के वो प्रश्न जो इंग्लिश मीडियम को परेशान करेंगे, इनको स्किप करना है। यही तो स्मार्ट वर्क है ना यार। मैंने कह तो दिया कि 40 प्रश्न हिंदी भाषा के आएंगे, 20 आपकी जेब में है, और जो 20 आपको परेशान कर सकते हैं, 40 में से 20 आपकी जेब में है, और जो 20 आपको परेशान करेंगे उनको छोड़ो ना यार। 40 प्रश्न तो तुम वैसे भी छोड़ोगे, तो उन 20 को छोड़ दो, और उन 20 में से तुमसे अगर कुछ बन सकता है 2 4 5 तो उसको बना दो, बस खत्म कहानी, ठीक है। लेकिन हिंदी मीडियम वाला यहां पर थोड़ा सा मजबूत महसूस करेगा, ठीक है। चलो, तो अभी तक हमारे 20 और 5 है ना। अगर हम सारे गद्यांश को मिला लें तो 25 प्रश्नों का जुगाड़ हो चुका है, और अगर आप इन कठिन प्रश्नों में से भी 2-5 सही कर दें तो आपके 30 प्रश्नों का जुगाड़ हो जाएगा आराम से, ठीक है। और हमारा सफर केवल 40 तक जाना है। अभी तो देखो, अभी तो बहुत लूटोगे आप। अब तो शुरू होगा लूट वाले टॉपिक्स, जहां से सबसे ज्यादा मार्क्स लूटे जा सकते हैं। अभी तो लूटा नहीं है तो 25-30 कर लिए, अभी तो लूटेंगे तो 50 पहुंच जाएंगे, ठीक है। देखो, लूटने वाले टॉपिक्स कौन से हैं? बोधगम्यता, तो ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि जो आपके हिंदी भाषा का गद्यांश आता है, वैसे ही आपको हिंदी का अलग, इंग्लिश का अलग, ऐसे भी गद्यांश आएंगे आपके पास। तो यहां से 5 प्रश्न तो मैं ऑलरेडी जोड़ चुका हूं। उन 5 प्रश्नों को जोड़ के ही मैंने 20 हिंदी भाषा के गद्यांश और 5 लगभग ये 25 इसको मैं शामिल कर चुका हूं, तो इसको मैं चर्चा नहीं करूंगा। अब आ जाते हैं हम किस पर? संचार कौशल, यानी कि कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है। तो हम यहां पे लिखते चलते,
कि 20 हमारे कौन से हो गए, 20 जो है हमारे हिंदी गद्यांश वाले हो गए, +5 +5 ये वाले हो गए, है ना। इसको मैं कॉम्प्रीहेंशन लिख दूं। कॉम्प्रीहेंशन का मतलब भी गद्यांश ही होता है, लेकिन ये वो वाला गद्यांश है जो इंग्लिश वालों को इंग्लिश में मिलेगा, हिंदी वालों को तो ये भी हिंदी में ही मिलेगा, है ना। 5 यहां से आ गए, ये भी बिल्कुल वैसा ही होगा, पढ़ो और प्रश्नों के जवाब दो। 5 यहां से व्यवस्था हो जाएगी। 5 कहां से आ सकते हैं, 5 वहां से आ सकते हैं अगर 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 हिंदी के अगर हिंदी के 20 डिफिकल्ट में से अगर हिंदी के 20 डिफिकल्ट में से 4-5 सही कर दिए, अगर हिंदी के 20 डिफिकल्ट में से 4-5 सही कर दिए, विलोम शब्द पर्यायवाची इजी वाले भी आते हैं, ऐसी बात नहीं है, तो 5 प्रश्न आपके यहां से बन जाएंगे, यानी कि 30 प्रश्नों की व्यवस्था हो गई है। अब बस मुझे 10 प्रश्न और चाहिए। अब ये 10 प्रश्न मुझे कहां से मिल सकते हैं, कम्युनिकेशन स्किल यानी कि संचार कौशल। ये क्या होता है पहले मैं आपको प्रश्न करके समझाऊंगा, ठीक है। फिर कहां से मिलेंगे दोस्तों, ये दिख रहा है ना आपको, डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन, आंकड़ों का निर्वचन। यहां से हम गारंटी से प्रश्न उठाएंगे। ये देखो 2024 में डीआई से केवल एक प्रश्न आया था, 2024 में डीआई से केवल एक प्रश्न आया था। अभी प्रैक्टिस करके बताऊंगा, जेब में आएगा, पूरी तरीके से जेब में, ठीक है। 2025 में देखो कितने प्रश्न आए डीआई से, 6 प्रश्न, यानी कि आयोग डीआई के प्रश्न ज्यादा पूछ रहा है और हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि ये गारंटी के साथ हमारे सही होंगे, सीधे जेब में जाएंगे, ठीक है, गारंटी के साथ। तो अगर इन 30 में हम 7 प्रश्न इस टॉपिक से जोड़ लें गारंटी से, अभी प्रूफ दूंगा, 37 हो गए, और 5-6 अगर यहां से आ जाएं, हो गया आपका 40 का आंकड़ा पार। अभी तो आपने मैथ छुई भी नहीं है, अभी तो मैथ छुई नहीं है, तो आपका आंकड़ा पार हो गया। इसलिए मैंने कहा था बिना मैथ छुए भी आप पास हो सकते हैं, ठीक है। पहले आपको मैं कौन से क्वेश्चन दिखाऊं, कम्युनिकेशन स्किल वाले ना, संचार कौशल वाले। पहले डीआई वाले दे दिए मैंने, कोई बात नहीं, पहले मैं आपको संचार कौशल के प्रश्न दिखा देता हूं। ये सब सॉल्व करवाऊंगा ना, टेंशन मत लेना। ये संचार कौशल यानी कि कम्युनिकेशन स्किल से प्रश्न आया है, कब, 2024 में। कब आया है ये, 2024 में ये प्रश्न आया है। प्रश्न को पढ़ेंगे, टेंशन वाली बात नहीं है, वीडियो वगैरह चल रही है बढ़िया। पहले प्रश्नों को अच्छे से पढ़ेंगे अपन, ठीक है। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण कौशल नहीं है। संप्रेषण का मतलब क्या होता है, कम्युनिकेशन, है ना। लेकिन टेंशन की बात नहीं है, कोई हिंदी का प्रश्न थोड़ी ना है, ये तो हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में आएगा, है ना। इनमें से कौन सा कम्युनिकेशन स्किल नहीं है। कम्युनिकेशन स्किल समझते हो, जब हम किसी से बातचीत करते हैं तो बातचीत के दौरान इनमें से वो कौन सी चीज है जिसका यूज नहीं होता, देख लेते हैं। पहला क्या है, अनुनय कौशल। अनुनय का मतलब क्या होता है, परसुएशन। परसुएशन, अनुनय हर व्यक्ति जानता है, किसी को आकर्षित करना अपनी बातों की तरफ। जब हम कोई सामान बेचते हैं किसी को, सेल्समैन जो होता है, सेल्समैन अपने कस्टमर को, एलआईसी एजेंट है, तो अब आप कहोगे सर कोचिंग वाले भी तो आकर्षित करते हैं बच्चों को, सब पता है आप क्या क्या सोचते हो, हमको सब पता है। लेकिन अगर हम वो भी सोचेंगे जो आप सोचते हो, तो फिर आप क्या सोचोगे, है ना। तो इसीलिए आपको जो सोचना है वो आप सोचें, हमको जो करना है हम वो करते हैं। परसुएशन, अनुनय, मतलब सामने वाले को आकर्षित करना। तो जब हम कम्युनिकेशन स्किल करते हैं, बातचीत करते हैं, तो क्या हमारा बातचीत करने का उद्देश्य ये नहीं होता कि हम सामने वाले को अपनी ओर आकर्षित कर लें, अपनी बातों में हम उसको मना लें। बिल्कुल होता है। अगर किसी व्यक्ति के पास सामने वाले को मनाने का, सामने वाले को परसुएड करने की कला ही नहीं है, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल बेकार है। एक अच्छा टीचर अपने बच्चों को परसुएड करना जानता है, उनको अनुनय करना जानता है, तभी तो बच्चे उसकी बात सुनते हैं और पढ़ते हैं, है ना। वाचन कौशल, स्पीकिंग स्किल्स, ये तो भाई सबसे ज्यादा जरूरी है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इनमें से क्या चीज की आवश्यकता नहीं है। स्पीकिंग स्किल्स, अंग्रेजी में बोलते हो तो अंग्रेजी कैसी है, हिंदी में बोलते हो हिंदी कैसी है, तो बहुत जरूरी है, ये तो रहेगा।
ये भी रहेगा, ये भी रहेगा। अब आप कहोगे सर क्वेश्चन टफ है, रुक जाओ। राइटिंग स्किल, लेखन कौशल, कम्युनिकेशन में, और फिर चौथी कौन सी है? कॉन्सेप्चुअल स्किल, यानी कि संकल्पनात्मक कौशल। अब ये देखिए दोस्तों, यहां पर कहानी, कम्युनिकेशन का मतलब, संप्रेषण का मतलब केवल मौखिक कम्युनिकेशन होता है क्या? जब हम किसी को लेटर लिखते हैं या जब हम किसी को चटियाते हैं, मैसेज लिखते हैं, क्या आप उसको कम्युनिकेशन नहीं कहते? कहते हो ना। तो क्या उसने कहा केवल लिखित कम्युनिकेशन या मौखिक कम्युनिकेशन की बात हो रही है? नहीं, वो कह रहा है ओवरऑल जो पूरा आप कम्युनिकेशन करते हो। तो भाई कम्युनिकेशन करने में लेखन की कला भी तो आती है। जब आप किसी के साथ लिखकर कम्युनिकेट करते हो तो उसमें लेखन कला भी आती है, तो राइटिंग स्किल भी आएगी, राइटिंग स्किल भी आएगी। लेकिन कॉन्सेप्ट कब आता है, मुझे ये बताओ। कॉन्सेप्ट, किसी से बातचीत करने में या किसी को मैसेज करने में मुझे कॉन्सेप्ट कौन सा चाहिए? कॉन्सेप्चुअल कौशल मुझे कौन सा चाहिए? क्या मुझे उसको मैथ का प्रश्न समझाना है? नहीं, मैथ का प्रश्न समझाना वो टीचिंग स्किल हो गई। और यहां पर क्या हो रही है? केवल कम्युनिकेशन। बातचीत करने के लिए आपको केवल लिखना आना चाहिए, बोलना आना चाहिए और सामने वाले को परसुएड करना, आकर्षित करना आना चाहिए। कॉन्सेप्ट वॉन्सेप्ट गए सब भाड़ में। बहुत से लोग अच्छे बिजनेसमैन बन जाते हैं जबकि वो ज्यादा कॉन्सेप्ट पढ़े नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी अच्छे बिजनेसमैन बन जाते हैं, उनका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होता है। तो प्रश्न ने पूछा था कि कम्युनिकेशन स्किल में, संप्रेषण कौशल में क्या चीज नहीं चाहिए होती? तो कॉन्सेप्ट की कोई जरूरत नहीं होती। तो यहां पर क्या हो गया? केवल 4। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है, चले। तो ये कोई बहुत टफ प्रश्न नहीं है, आप पढ़ेंगे आपकी जेब में आएगा। मेरा तो काम ही है समझाना, मैं तो बाय डिफॉल्ट समझाने वाले रूप में आ जाता हूं। मैं अपने नजरिए से देखूं तो नॉर्मल है, आप लोग कर पाएंगे। ठीक है, सबूत दे रहे हैं अभी, और बता देते हैं। अगला क्या कह रहा है? अगला क्या कह रहा है? गर्दन में दर्द हो रहा है यार, एक मिनट रुकिएगा। अरे भाई कहीं नहीं गया, बस मैं अपनी सुंदर सी जैकेट उतार रहा हूँ। गर्मी लगी है भाई, इंदौर में ठंड नहीं है, इंदौर में गर्मी है। ठीक है, अच्छा अब देखो अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है भाई, अब टॉपिक तो वही है, संचार कौशल, कम्युनिकेशन स्किल। 2024 का एक और प्रश्न मैं आपको दिखा रहा हूं, क्या कहता है? प्रभावी अनुनय कौशल। अनुनय को मैंने पीछे आपको समझाया था, अनुनय का मतलब क्या होता है? सामने वाले को आकर्षित करना, है ना? सामने वाले को क्या करना? आकर्षित करना, परसुएड करना, है ना? तो अनुनय कौशल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कि अगर मैं किसी सामने वाले व्यक्ति को परसुएड करना चाहता हूं, उसको आकर्षित करना चाहता हूं, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, आओ पहला कथन देखते हैं। जब भी आप किसी व्यक्ति को परसुएड करना चाहो, आकर्षित करना चाहो, तो आप सबसे पहले जो भी बात कर रहे हो उस बात की कीमत समझाते हो सामने वाले को। सही बात है। एलआईसी का एजेंट जब पॉलिसी बेचेगा तो पहले उसकी कीमत बताएगा कि नहीं बताएगा? सही बात है। और फिर वो बताता है कि उस पॉलिसी को लेने से आपको क्या क्या फायदा मिल सकता है। जब सामने से आपको कोई फायदे गिनाएगा, आप तभी तो उसकी ओर आकर्षित होगे। अगर सामने वाला कहेगा अच्छा ये वाली कार ले रहे हो, 100% मरोगे, बेकार गाड़ी है, तो क्या आप उसकी ओर आकर्षित होगे? नहीं। अगर वो ये कहेगा अच्छा ये गाड़ी ले रहे हो, अरे खतरनाक गाड़ी है, लोग पलट पलट के देखेंगे, आप कभी इंजन में दिक्कत नहीं आएगी, सर्विस बेहतरीन है, तो बेनिफिट गिनाओ, फायदे गिनाओ, तब सामने वाला आपसे परसुएड होगा, आकर्षित होगा, है ना? तो पहला पॉइंट तो मुझे बिल्कुल ठीक लग रहा है कि परसुएशन स्किल अगर चाहिए, अनुनय कौशल अगर चाहिए, तो आपको सबसे पहले जितने भी संभावित लाभ हैं आप उनकी चर्चा करिए, उनका महत्व बताइए, तो सामने वाला ऑटोमेटिकली आपसे आकर्षित हो जाएगा। पहला कथन बिल्कुल सही है। अगला कथन क्या है? आप उस चीज की लाभ गिनाइए और हानियां गिनाइए। ना 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 ना, अगर आप सामने वाले को कॉन्स
यानी कि आप हानियां गिनाने लगोगे तो क्या सामने वाला कभी आपसे आकर्षित हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। मैंने जस्ट अभी आपको एग्जांपल दिया। अगर आपको गाड़ी बेचनी है, सामने वाले कस्टमर को आकर्षित करना पड़ेगा। अगर आप उसको हानियां गिनाओगे कि देखो भैया, ये मैं आपको एलआईसी एग्जांपल ले लेते हैं कि देखो यार, मैं आपको एलआईसी की पॉलिसी बेच रहा हूं। इस पॉलिसी में कभी कभार क्या होता है कि अगर आपको कुछ हो गया तो आपके परिवार वालों को कभी कभार पैसा नहीं भी मिलेगा। बस एक ये कमी है इसमें। आप कहोगे पॉलिसी ले रहे हैं भैया और कभी कभार पैसा नहीं भी मिलेगा, ये जबकि ऐसा होता है पॉलिसीज में, कभी कभार नहीं भी मिलता है, लेकिन सामने से बताएंगे तो पॉलिसी कभी बेच नहीं पाएंगे। तो आपको कभी बुराई नहीं बतानी, केवल क्या बताना है? बेनिफिट गिनाने, बेनिफिट गिनाने, तभी आप सामने वाले को आकर्षित कर सकते हो। तो केवल पहला कथन ठीक है, फर्स्ट ओनली। केवल पहला कथन ठीक है, फर्स्ट ओनली हो जाएगा। चलो भाई देखो, मैं तो समझाऊंगा, मुझे पता है कि आप मेरे समझाने से पहले ही सॉल्व कर रहे हो। अब ये देखो, बड़ा सा प्रश्न दिख रहा है, कथन पे कथन, कथन पे कथन। क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा संगठनात्मक संचार संगठन के संरचनात्मक पदानुक्रम द्वारा परिभाषित नहीं होता? इनमें से वो कौन सी चीज है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के कम्युनिकेशन के दौरान स्ट्रक्चरल हायरार्की का हिस्सा नहीं होती, या स्ट्रक्चरल हायरार्की में उसको नहीं परिभाषित किया जाता? मतलब क्या है दोस्तों, कोई भी संगठन होता है तो ऊपर, कोई भी कंपनी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ऊपर बॉस होता है। बॉस के बाद फिर कोई हो सकता है प्रबंधक, मैनेजर हो। मैनेजर के बाद दोस्तों हो सकता है कोई असिस्टेंट मैनेजर हो, है ना, असिस्टेंट मैनेजर हो। फिर उसके बाद हो सकता है कोई टीम लीडर हो, एक्सक्यूज मी। उसके बाद हो सकता है कोई टीम लीडर हो। फिर नॉर्मली जो आपके कर्मचारी, ऐसे ही होता है, क्योंकि उसने एक शब्द बोल दिया है। शब्द क्या बोल दिया है? पदानुक्रम। पदानुक्रम संरचना, पद के आधार पर क्या बना हुआ है? पदानुक्रम बना हुआ है। पदानुक्रम को हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हायरार्की बनी हुई है। तो जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी संगठन में पदानुक्रम बना होता है, एक हायरार्की बनी होती है ऊंचे नीचे पद के हिसाब से, तो उनमें से, तो उस चीज के अंदर इनमें से क्या नहीं होता? नॉट, क्या नहीं होता? औपचारिक संचार, संप्रेषण कह दो। औपचारिक संप्रेषण, तो भैया औपचारिक संप्रेषण तो होता है, बिल्कुल होता है। जब भी किसी संगठन में पदानुक्रम बताया जाता है, हायरार्की बताई जाती है, तो आपको कहा जाता है कि अगर बॉस से मिलना है, ऐसे ऐसे बात करनी पड़ेगी, ये तरीका है। तो किसी भी संगठन में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्मल कम्युनिकेशन यानी कि औपचारिक संचार तो होता ही होता है, लेकिन वो पूछ रहा है क्या नहीं होता? क्या नहीं होता? तो ये तो होता है। अनौपचारिक संप्रेषण, मुझे एक बात बताओ, जब भी कोई संगठन होता है तो क्या उसकी किताबों में यह लिखा होता है कि अनौपचारिक रूप से बातचीत कैसे करनी है? नहीं दोस्तों, अनौपचारिक रूप से बातचीत कैसे करनी है ये उस व्यवस्था के बाहर की चीज है, क्योंकि अनौपचारिक रूप से बातचीत करने के लिए किसी किताब में लिखा नहीं होता कि ये तुम्हारा बॉस है, 12 से 4 बजे के बीच में औपचारिक बात करना और सुबह के 2 घंटे अनौपचारिक बात करना। तो कभी किसी संरचना में, किसी पदानुक्रम में, किसी हायरार्की में आपने ये लिखा देखा है कि अनौपचारिक बात करने का क्रम कुछ इस प्रकार है, अनौपचारिक बात करने का क्रम यहां से ऊपर, ऊपर से नीचे, ऐसा कुछ है? नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी संगठन की हायरार्की में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पदानुक्रम में केवल औपचारिक कम्युनिकेशन होता है, अनौपचारिक कम्युनिकेशन नहीं होता है। और वही वो पूछ रहा है क्या नहीं होता है। तो केवल 2। कितना लड्डू क्वेश्चन था यार ये। किसी, हर व्यक्ति को पता है कि अनौपचारिक बातचीत होती ही नहीं है किसी कंपनी में, केवल औपचारिक होती है। बताओ। अब ये मैंने आपके वापस से, तो मैंने इसीलिए कहा था कि आप में से 50% जो लोग इस वीडियो को देखेंगे, हो सकता है कि इस वीडियो के बाद आपको कभी सीसेट की तैयारी ही ना करनी पड़े। आपके दिमाग में इतनी क्लैरिटी आ जाएगी, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो मैं करवा ही रहा हूं, सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, अब ये देखो, अब ये देखो यहां पर क्या लिखा है। लेकिन फिर भी मैं तो अपनी सीसेट वाले कोर्स में मुझे तो पढ़ाना ही है, मैं तो मैथ के भी कुछ टॉपिक्स कवर करवाऊंगा,
ऐसा नहीं है कि हम पूरी मैथ पढ़ने बैठेंगे, वो तो मूर्खता हो गई। एसएससी की तैयारी थोड़ा ना करवा रहे हैं। मैं मैथ को भी थोड़ा कवर करूंगा, लॉजिकल रीजनिंग को तो मैं काफी कवर करूंगा, डेटा इंटरप्रिटेशन के भी क्वेश्चन करवाऊंगा। लेकिन इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यह था कि अभी जो आप अंधकार में हैं सी सेट को लेके, आप एक रोशनी में आ जाएं। पता नहीं अब वो कितना सक्सेस हो पाऊंगा मैं इस वीडियो के बाद आप लोगों तक वो कहानी पहुंचाने में। 2025 में कैसा प्रश्न आया वो देख लेते हैं। संचार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा तत्काल प्रतिपुष्टि प्रदान करता है? इंग्लिश वालों को समझ में नहीं आया होगा, हिंदी वालों को आ गया। इंग्लिश वाले सुनो, जब भी हम किसी से कम्युनिकेशन करते हैं, बातचीत करते हैं, तो इमीडिएट यानी कि तत्काल फीडबैक मुझे कैसे प्राप्त हो सकता है? प्रतिपुष्टि का मतलब क्या होता है? फीडबैक। जब आप किसी से बातचीत कर रहे हो, आप मुझसे बात कर रहे हो, है ना, हाँ सर वो बढ़िया बढ़िया, मैंने कहा और भाई बढ़िया मजे में, बोले हाँ सर मजे में। तो अब मान के चलो मुझे आपके बारे में कुछ फीडबैक देना है, तो मैं क्या करूंगा बताओ? तत्काल फीडबैक देना है मुझे आपके बारे में, तो मैं क्या करूंगा? वहीं खड़े खड़े आपको कॉल लगाऊंगा, आप तो मेरे सामने खड़े हो। घर पे जाके मैसेज करूंगा तत्काल फीडबैक देने के लिए, या 4 दिन बाद करूंगा, या अगले साल करूंगा? अगर किसी सामने वाले को इमीडिएट यानी कि तत्काल फीडबैक देना है, तो सामने खड़े हो, मुंह से बता दो, मौखिक बता दो, भाई ऐसा ऐसा तेरे बारे में खराब चीजें सुधार कर ले, हो गया फीडबैक। तो तत्काल फीडबैक देने का तरीका क्या है? लिख के दोगे क्या? नहीं। नॉन वर्बल का मतलब भी क्या होता है कि बोल के नहीं दोगे, कुछ ना कुछ दूसरी हरकत करके दोगे? नहीं, दिखा के बताओगे। इतना समय पीपीटी बनाओगे, नोट्स बनाओगे कि भाई तेरे अंदर ये कमी है, स्लाइड नंबर 1, स्लाइड नंबर 2। नहीं, आप क्या करोगे? तत्काल फीडबैक देना है तो मौखिक बता दो आप उसको कि भाई तेरे में अंदर ये कमी है, हो गया, बताओ। 2024 से भी ज्यादा सरल हो गया अब तो ये 25 में। अगला देखो, अगला क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक संचार के सिद्धांतों के घटकों में से एक नहीं है? मतलब जब हम किसी के साथ मौखिक बातचीत करते हैं ना, ओरल कम्युनिकेशन करते हैं, जब हम किसी के साथ मौखिक बातचीत करते हैं, ओरल कम्युनिकेशन करते हैं, तो इनमें से कौन सी चीज उसमें शामिल नहीं है? ये है प्रश्न। मैं देख रहा हूं यहां पर क्लैरिटी। क्लैरिटी मतलब स्पष्टता। जब आप किसी से मौखिक बातचीत करते हो तो क्लैरिटी होना तो बहुत जरूरी है, तो इसको तो अभी हम हटाएंगे नहीं, मतलब ये हमारा सही ऑप्शन तो नहीं है। वो पूछ रहा है इनमें से कौन सी चीज मौखिक बातचीत करने में जरूरी नहीं होती, समझ रहे हो? तो क्लैरिटी तो जरूरी होती है भैया, स्पष्टता तो चाहिए। अगर स्पष्टता नहीं है तो फिर आप मौखिक बातचीत अच्छे से कर ही नहीं पाओगे। उसके बाद एक्यूरेसी, सटीकता, एक ये भी चीज है, सटीकता, है ना। उसके बाद एक क्या है, अभी सटीकता पे अभी हम चर्चा करेंगे, इसको हम इस पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देते हैं। उसके बाद शिष्टाचार, कर्टेसी। पहले इजी ऑप्शन उठाओ, एलिमिनेट करो। कर्टेसी होनी चाहिए आपके अंदर। सामने वाले से बातचीत करते हो, मौखिक बातचीत करते हो ना, मौखिक, तो आपके अंदर शिष्टाचार होने चाहिए। संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? शिष्टाचार होना चाहिए, तो शिष्टाचार होना चाहिए बिल्कुल। तो ये भी हमारा आंसर नहीं हुआ। उसके बाद दोस्तों क्रिएटिविटी, रचनात्मकता। अब जैसे कि ये जिस भी बच्चे का पेपर रहा होगा, मैंने गूगल से निकाला था, तो उन्होंने लिखा कि सटीकता की आवश्यकता नहीं है, जबकि सटीकता की आवश्यकता है। जब आप किसी से मौखिक बातचीत करते हो तो आपको सटीक बातचीत करना बहुत जरूरी है दोस्तों, कि जो है वो बोलो। डू नॉट बीट अराउंड द बुशेस, यानी कि इधर उधर मत घुमाओ, सीधे पॉइंट पे आओ ना, है ना। तो एक्यूरेसी तो होना बहुत जरूरी है, सटीकता होना बहुत जरूरी है। यानी कि जो चौथा विकल्प बच गया, रचनात्मकता, क्रिएटिविटी। अरे भाई जब आप कुछ लिखते हो उसमें क्रिएटिविटी चाहिए, जब आप कुछ बनाते हो उसमें क्रिएटिविटी चाहिए, खाना पकाने में क्रिएटिविटी चाहिए, बोलने में कौन सी क्रिएटिविटी चाहिए? बोलने में रचनात्मकता की उतनी आवश्यकता। ऐसे तो आप घुसाने को हर पॉइंट घुसा सकते हो, लेकिन बातचीत करने में आपको क्रिएटिव हो, नहीं क्रिएटिव हो कोई बात नहीं, लिखते टाइम, बनाते टाइम रचनात्मकता चाहिए। मौखिक बोलने के लिए कोई रचनात्मकता नहीं चाहिए। तो यहां पर हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो गया, ठीक है। और जो लोग कहें कि नहीं सर एक्यूरेसी की जरूरत नहीं है, अरे भाई कितनी बार लोग कहते हैं कि सीधे पॉइंट पर आओ,
एक्यूरेट बात करो, सटीक बात करो, इधर उधर मत घुमाओ। तो मैं तो समझता हूं कि भैया सटीकता की बहुत जरूरत है, सटीकता नहीं होगी तो आपकी बात को कोई सुनेगा ही नहीं। अब मान के चलो मैं यहाँ पे वीडियो में कुछ भी बोल रहा हूं, कोई तथ्य नहीं है, सटीक मेरी बातचीत नहीं है, आप मुझे सुनोगे क्या? नहीं। तो मौखिक बातचीत तो पूरी सटीकता पर निर्भर है ना? तो क्रिएटिविटी की जरूरत नहीं होती। अब मैं आपको बताऊंगा, ये तो अच्छे अच्छे प्रश्न बता दिए। कम्युनिकेशन स्किल, संचार कौशल में अधिकतर प्रश्न आपकी जेब में रहेंगे। मैंने बहुत सारे आपको उदाहरण दिए, एक दो प्रश्न ऐसे आएंगे जो आपसे नहीं बनेंगे, लेकिन मैं उसको भी समझा देता हूं। ऐसे प्रश्नों को छोड़ा जा सकता है। कैसे प्रश्न? देखिएगा ध्यान से, ठीक है। जैसे कि एक ये प्रश्न आया है, इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, इसको इससे मिलाओ, कौन सा क्या सही है। पहले क्या लिखा है? काइनोसिक्स। काइनोसिक्स क्या होता है? नहीं पता। प्रॉक्सिमिक्स, ये भी नहीं पता क्या होता है। पैरा लैंग्वेज, पैरा लैंग्वेज, ये भी अभी नहीं पता क्या होता है। समय भाषा, अब ये मुझे तो समय भाषा भी नहीं पता क्या होता है, लेकिन यहां पर मुझे एक दिख रहा है बैठक सुबह 10:30 बजे है, तो समय से तो यही मैच होता दिख रहा है मुझे। ऊपर के 3 आपको भी नहीं आते, ऊपर के 3 मुझे भी नहीं आते, है ना? तो मुझे ये काय से मैच होता दिख रहा है? समय भाषा। तो समय भाषा मुझे समय से मैच होता दिख रहा है, यानी कि फोर्थ का जो मिलान है, फोर्थ जो है वो मुझे 3 से मैच होता दिख रहा है। मुझे तो यही समझ में आ रहा है, मैंने अभी किया नहीं है, मन में सॉल्व कर रहा हूं। जब गारंटी होगी तभी गोला भरूंगा, नहीं तो छोड़ दूंगा, ठीक है। तो टाइम कैसे मैच हो रहा है? यहां से चौथे का 3। अब विकल्प में देख लो चौथे का 3 है कि नहीं। अगर होगा ज्यादातर विकल्पों में, मतलब हमारा दिमाग सही जा रहा है। चौथे का 3 यहां पर भी है, चौथे का 3 यहां पर भी है, चौथे का 3 यहां पर भी है। ज्यादातर प्रश्नों में चौथे का 3 है, केवल एक में नहीं है, तो आप उसको वैसे ही हटा दो, ठीक है। आयोग ने जानबूझ के दिया है, 3 जगह दे दिया है, ताकि अगर आपको सिर्फ ये पता है तो उसके आधार पर आप सही आंसर तो नहीं पहुंच सकते, लेकिन यह जरूर पता चल गया कि सी तो नहीं है। चौथे का 3, चौथे का 3, चौथे का 3, इतनी क्लियर बात हो गई। अब दिमाग दिमाग लगाओ। अब 3 इसमें झूलना है हमको, ठीक है, इसमें झूलना है, इन 3 में देखना। अब देखो, अब कुछ मत करो, ऊपर के 3 तो अपने को आते ही नहीं है, दिमाग लगाओ। तीसरे का 2, तीसरे का 4, तीसरे का 2, तीसरे का 2। अब तीसरे का 2 2 2 2 3 जगह है ना? मतलब ये सही चीज है, और जो सही चीज होती है आयोग उसको ज्यादा देता है ताकि व्यक्ति सही आंसर तक ना पहुंच सके, है ना? तो यहां पर भी तीसरे का, जैसे यहां पर चौथे का 3, चौथे का 3 3 जगह दिया था, तो वो 3 ठीक थे, हमने इसको हटा दिया। अब ये हमारा पहले से हटा हुआ है, तीसरे का 2, ये हमारा पहले से हटा हुआ है। तीसरे का 2 इधर भी है, तीसरे का 2 इधर भी है, ये अलग ही जा रहा है। तीसरे का 4, इसको भी हटा दो, ये ऑप्शन भी गया। यानी कि जो हमारा सही होगा वो या तो ए होगा या डी होगा। खेल समझ रहे हो? जो ऑप्शन 3 जगह होता है वो सही होता है, और वो इसीलिए दिया जाता है कि आप तीनों में कंफ्यूज रहो कि भैया इनमें से तीनों में तो यहां पर भी 3 है, यहां पर भी 3 है, यहां पर भी 3 है, ना जाने कौन सा सही होगा। लेकिन एक तो अलग ही जा रहा है दिशा में, तो जो बिल्कुल अलग ही दिशा में जा रहा है ना, उसको काटो, ठीक है। यहां पर तीसरे का 2, यहां पर तीसरे का 2, यहां पर तीसरे का 2। अब ये तीसरे का 2 हमने पहले काट रखा है, काट दो इस पूरे ऑप्शन को, हमने पहले उड़ा दिया था। तो तीसरे का 2 यहां बचा, तीसरे का 2 यहां बचा, ये तीसरे का 4 अलग ही जा रहा है, बी को भी हटा दो, ठीक है। अब क्या बचा? अब ऑप्शन ए और ऑप्शन डी बचा। ऑप्शन ए देखो, अब ये अलग दिखेगा आपको। यहां पर फर्स्ट का 1 बताया, यहां फर्स्ट का 4 बताया। फर्स्ट का 1 काइनेसिक्स, आंखों से, ये ऑप्शन ए में है, और ये बता रहा है फर्स्ट का 4 होना चाहिए, ये बता रहा है फर्स्ट का 4 होना चाहिए, 4, यानी कि ये देख लेते हैं। ऑप्शन ए के अनुसार फर्स्ट का 1 होना चाहिए, काइनोसिक्स का मतलब होना चाहिए यह आंखों के बारे में होता है। ऑप्शन नंबर डी कहता है कि फर्स्ट का 4 होना चाहिए, मतलब काइनोसिक्स का मतलब यह हमारे आसपास के स्थान का अध्ययन होता है। अब अगर आप एलिमिनेट कर पाओ अपने दिमाग से तो आप इस क्वेश्चन के साथ जाना। फिर क्या लिखा हुआ है? सेकंड का 4 प्रॉक्सिमिक्स, मतलब 2 ही तो बचे हैं, अब तो 2 ही बचे, क्योंकि हमने थर्ड का 2, थर्ड का 2, यानी कि जो पैरा लैंग्वेज है इसका मतलब 2 वाले से ही है। ये तो हमारा हो गया कहानी, ये हमारी सॉल्व हो गई। पैरा लैंग्वेज 2 से मैच होता है, समय भाषा 3 से मैच होता है, तो 2 ये बचे
और 2 ये बचे। अब काइनो-6 या तो आंखों के बारे में है या काइनो-6 आपके आसपास की जगह के बारे में है। प्रॉक्सिमिक्स या तो आंखों के बारे में है या फिर प्रॉक्सिमिक्स आपके आसपास के स्थान के बारे में है। आपने प्रॉक्सिमा सेंचुरी सुनी होगी, प्रॉक्सिमा सेंचुरी, एक स्पेस, अंतरिक्ष में आपके आसपास की स्पेस के बारे में, मतलब ऐसा कुछ तुक्काबाजी कर सकते हैं। तो अगर आप कर पाओ तो ठीक है। अगर आपको लगता है कि काइनेसिक्स आंखों के बारे में है ना, आंखों के बारे में काइनेसिक्स है, तो आप ऑप्शन ए के साथ जाओ। और अगर आपको लगता है काइनेसिक्स आपके आसपास की जगह के बारे में है, तो आप ऑप्शन डी के साथ जाओ। यहां पर जो सही आंसर है वो भी मैं आपको बता देता हूं। यहां पर काइनेसिक्स का मतलब दोस्तों आंखों से संबंधित होता है, ए है। लेकिन कम से कम जो क्वेश्चन देख के आपके हाथ पैर फूल रहे थे, आप उसमें से 2 ऑप्शन एलिमिनेट करने में सक्सेसफुल हुए। अगर तुक्का लगाने का विचार बनाया भी था तो भी 2 हटा दिए, बस 2 के ही साथ जाना है, तो बेहतर तुक्का लगेगा, अंधा तुक्का नहीं लगेगा। ठीक है, इस वीडियो का उद्देश्य केवल सरल सरल क्वेश्चन बता के आपको भ्रमित करना नहीं है। इस वीडियो का उद्देश्य आपको इजी, आपकी जेब में क्या क्या आएगा, आपकी जेब के बाहर क्या क्या जा सकता है, क्या क्या आपको परेशान कर सकता है, क्या क्या आपको छोड़ना है ना, तो ऐसे प्रश्नों को छोड़ा जा सकता है, साफ कह दिया मैंने। तो 20 प्रश्न हमने हिंदी के शुद्ध छोड़ दिए थे, 15 प्रश्न हम मैथ के पूरे छोड़ देंगे, 35 ऐसे टाइप के 5 प्रश्न और छोड़ देंगे, 40। तो बहुत तो रहे हमारे, 40 प्रश्न छोड़ दो। आपको 10 और छोड़ने हैं तो आप 10 और छोड़ दो। अगर 50 का सही जवाब पता है तो 50 सही का सही लगा दो, क्योंकि उसमें तो केवल आपको 40 ही चाहिए, 40 ही सही जवाब चाहिए, है ना। तो वो तो मैंने बस एक आंकड़ा बताया कि भैया 40 तो आप छोड़ ही सकते हो। इग्नोर करने वाले टॉपिक जिसको पूरी तरीके से छोड़ा जा सकता है वो क्या है दोस्तों, गणित। गणित में 10 से 15 सवाल आते हैं, आप इसको पूरी तरीके से इग्नोर कर दो, आपका काम हो जाएगा। तो आइए एक बार अंत में मैं आपको जो फर्स्ट टेबल है उसके माध्यम से, अरे अच्छा अभी तो डीआई कहां हुआ, डीआई भी तो समझाना है। हाँ, कैलकुलेशन वाला समझाया नहीं सर आपने। देखो डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन, क्वेश्चन आपकी जेब में है, ठीक है। इतनी बार जेब में बोल दिया है, जेब फट जाएगी इतने है। चलो 1 घंटा 21 मिनट का लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है, क्या करें यार, करना पड़ता है, मेहनत तो करनी पड़ती है। अब देखो ये प्रश्न आया है, इसमें क्या बोलता है, ये पाई चार्ट है, हमको समझ में आ रहा है पाई चार्ट। भोजन पे 30%, शिक्षा पे 12%, तो लग रहा है खर्चे का कुछ बता रखा है ना। पाई चार्ट किसी परिवार के प्रति माह होने वाले खर्चों और बचत को प्रदर्शित करता है। ये जो पाई चार्ट है ये किसी भी परिवार का जो महीने का खर्च है उसको दिखाता है, और जो बचत वो करते हैं, सेविंग्स करते हैं, उसको दिखाता है, ठीक है। अच्छा, यदि मकान के किराए पर होने वाला प्रति माह खर्चा 18,000 है, मकान का किराया, मकान का किराया ये दिख रहा है, मकान का किराया उसने कितना बताया है हर महीने का, 18,000 है। तो मकान का किराया हमने लिख दिया कितना, 18,000, इतना कर लोगे। अब क्या बोलता है, तो बताओ कि भोजन और परिवहन पर टोटल कितना खर्चा होगा, योगफल यानी कि सम पूछता है। वो कहता है हमने तुमको बता दिया कि मकान का किराया का 18,000 रुपये जाता है। अब तुम हमको ये बताओ कि खाने का मिलाकर और ट्रांसपोर्ट का मिलाकर कितना खर्चा जाएगा। इजी लड्डू है, समझा देते हैं कैसे होगा, बहुत इजी है, ठीक है। देखो तुमको मकान का किराया कितना दे रखा है, 15%। मकान के किराए का तुमको प्रतिशत भी बता रखा है, और मकान का तुमको एक्चुअल किराया भी बता रखा है। कितना बता रखा है, 18,000। भाई एक बात बताओ, जब तुम किसी चीज का प्रतिशत जब तुम प्रतिशत बताते हो किसी चीज का, तो वो प्रतिशत किसी चीज का ही ना होता है। 100 में से 40% मार्क्स लाने हैं, इसका मतलब क्या हो गया, 100 में से 40 प्रश्न सही करने हैं। तो यहां पर ये जो 15% मकान का किराया बताया जा रहा है, तो ये 15% किसी ना किसी चीज का तो होगा ना। ये जो मकान का किराया जो यहां पर बताया जा रहा है, किराया हो गया ये जो मकान का किराया बताया जा रहा है, ये 15% किसी ना किसी चीज का होगा, तभी तो ये 18,000 निकल के आया कि भैया किस चीज का 15% 18,000 है, तो वो कोई चीज तो होगी। तो जब हमको नहीं पता होता ना, तो हम इसको क्या मानते हैं, एक्स। क्या मानते हैं, एक्स। मुझे नहीं पता कि कितनी कीमत का 15% 18,000 के बराबर है, मुझे नहीं पता, बस मुझे ये पता है 18,000 है, 15% है, ये नहीं पता किस चीज का 15% है, ठीक है भैया। अब सुनो, ये एक्स जो है ये हमारे
जो टोटल खर्चा है उसको दर्शाता है। एक्स किसको दर्शाता है? हमारा टोटल खर्चा। अब ये जो पूरा है ये सब आपका खर्चा ही है ना, बचत भी तो आपका खर्चा ही है। मतलब बचत के लिए भी जो तुम पैसा निकाल के रखते हो वो भी तुम्हारी जेब से ही जा रहा है ना। तो यहां पर ये जो प्रतिशत लिखा हुआ है 15%, 30%, 12%, 20%, ये आपके टोटल महीने के खर्च का प्रतिशत लिखा है, ठीक है ना। ये बात आप समझे? ये बात आप समझे पाई चार्ट कैसे काम करता है? टोटल महीना खर्च के अलग अलग प्रतिशत लिखे हुए हैं। समझ में आया? यही तो हम कोर्स में बहुत सारे प्रश्न करवाएंगे इसके, ताकि बिल्कुल दिमाग में सेट हो जाए, आप इसी से सीख जाओगे, देखना। तो ये पूरा आपके टोटल महीने के खर्च का अलग अलग प्रतिशत है कि भैया मेरा टोटल महीने का खर्च अगर 100 रुपया है तो उसमें से 15% किराए पर जाता है। 100 रुपया मैंने अभी जस्ट माना है, ठीक है ना। अगर 100 रुपया मेरा टोटल खर्च है उसमें 12% यानी कि 12 रुपये शिक्षा पे खर्च हो जाता है। तो मुझे नहीं पता 100 है कि कितना है, तो मैंने उसको कितना मान लिया, एक्स का 15% पैसा किराए पे खर्च हो जाता है और ये 15% पैसा 18,000 के बराबर है। अब समझ में आया? टोटल खर्चे का 15% हिस्सा किराए में जाता है जो कि किसके बराबर है, 18,000 के बराबर है। अब और अच्छा समझ में आया होगा। अब सॉल्व करते हैं। देखो 15% को मैं ऐसे लिख सकता हूं 15/100, परसेंट का साइन हटाता हूं नीचे 100 आ जाता है, इंटू एक्स। आगे क्या लिख दिया, 18,000। ठीक है। अब आप में से जिसकी गणित बहुत कमजोर है वो भी ध्यान से देखना, ये 100 उधर चला जाएगा, 15 नीचे चला जाएगा। ये देखो क्या होगा, 15 इंटू एक्स कितना हो गया, 15x। इसको हम उधर भेजेंगे तो अभी भाग में है, गुणा में हो जाएगा, डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 18,000 इंटू 100 और यहां पर कितना है 15, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x। अभी ये गुणा में है, मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा तो भाग में आ जाएगा, डिवाइड में है ना। तो 18,000 इंटू 100, इस 15 को इधर भेजोगे तो मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा 15। अब इसको काट दो, अब इसको काट दीजिए अच्छे से। यहां पर 15 बन जा 15, 18 में से 15 गए कितने बचे, 3। आगे एक जीरो लगा दो, कितना हो गया 30। 15 टू जा 30, फिर 2 जीरो बच गए, 2 जीरो। अब 1200 इंटू 100, तो ये आ गया आपका x की वैल्यू। और x क्या था, कुछ और नहीं, आपके महीने का टोटल खर्चा। ये आपका टोटल खर्चा है। क्या है ये, तो मैं धीमे धीमे करके बता रहा हूं आपको, नहीं तो ये झटपट हो जाएगा। मैं बस वहां लिखता, मैं x की वैल्यू फटाफट निकाल लेता। ये तो समझाते हैं तो समय ज्यादा लगता है ना। 1,20,000। अब वो क्या कहता है कि खाने पे कितना खर्चा किया और परिवहन पे कितना खर्चा किया, उसका टोटल बताओ मुझे। मुझे टोटल खर्चा पता चल गया कितना है, 1,20,000। 1,20,000। अब 30% खाने पे जाता है तो इसका 30% निकाल लो, कितना होगा, 2 जीरो से ये 2 जीरो चले गए, 12 इंटू 3 कितना हो गया, 12 इंटू 3 36, 2 जीरो ये, एक ये, यानी कि 36,000 खाने पे खर्च होता है। क्योंकि टोटल खर्चे का 30%, टोटल खर्चे का 30% खाने पे खर्च होता है। फिर क्या है, ट्रांसपोर्ट, परिवहन। तो एक बार फिर से, टोटल खर्चे का परिवहन पे कितना खर्च होता है, 8%। 2 से 2 ये कट गए, 12 8 जा 96, 2 जीरो और हैं, 2 जीरो और लगा दिए। तो परिवहन पे खर्च हो रहा है 9,600। तो मुझे खाने का पता चल गया, परिवहन का पता चल गया। अब इन दोनों का योग पूछ रहा है, यानी कि टोटल पूछ रहा है। तो 36,000 में 9,600 जोड़ोगे, 36,000 में 9,000 जोड़ो, कितना आएगा, 45,000। 600 और जोड़ दो, यानी कि 45,600। तो एक ऑप्शन होना चाहिए 45,600। ये रहा 45,600 हो गया। बहुत इजी प्रश्न है ये डेटा इंटरप्रिटेशन का, सीधा सीधा। केवल बस आपको टोटल खर्चा निकालना था और टोटल खर्चे के हिसाब से, अब वो आपसे चाहे खाने का पूछ ले तो 30% निकाल दो, परिवहन का पूछ ले 8% निकाल दो, शिक्षा पे पूछेगा कितना आएगा, शिक्षा पे 12% निकाल देना, इसका 12% आ जाएगा। सेविंग्स, बचत, अब वो पूछ ले बचत कितनी हुई है, तो 1,20,000 का 20% आप निकाल देते,
24,000 के आसपास उसकी बचत आ जाती। समझ रहे हैं आप बात को? तो बहुत सरलता से आप ऐसे प्रश्न कर सकते हैं। ये डीआई का प्रश्न था, ये 2024 में आया था दोस्तों, ठीक है। अब ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये आपको बहुत छोटा छोटा दिखेगा, मैं एक बार जूम करके आपको प्रश्न समझा देता हूं, है ना। ये बहुत छोटा छोटा दिखेगा। प्रश्न देखो, ये बार ग्राफ उसने दिया हुआ है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं? बार ग्राफ कहते हैं ना, बार ग्राफ। इमारतें जैसी बनी होती है ना, तो इसको हम कहते हैं बार ग्राफ। बार ग्राफ, बार ग्राफ। अब यहां पे क्या लिखा है? यहां पर ये कुछ अंक लिखे हैं, यहां पर लिखा है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो तंत्र ठीक ठीक है। हाँ, क्या बोलता है? क्या आपको बताना है? ये नीचे लिखता है वर्षा, रेनफॉल। अच्छा 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 अच्छा, कितने इंच हुई है? हाँ ठीक है, ये मतलब इंच है। किस महीने में कितने इंच बारिश हुई है? समझ गए आप लोग? जैसे कि जून में 3.5 इंच बारिश हुई है। ये 4.5 इंच बारिश कब हुई है? अगस्त में, है ना। समझ गए कितना इजी है? अब देखो हम इसको छोटा कर देते हैं पहले के जैसा, ठीक है। अब प्रश्न देखेंगे भाई, अब प्रश्न हम इसके देखेंगे कैसे हमको सॉल्व करने हैं। अब देखो ये, अब ध्यान समझना, ये पहले क्या पूछता है? मार्च, जून और सितंबर में जितनी भी कुल वर्षा हुई है उसका जनवरी, जुलाई और नवंबर में हुई वर्षा से क्या अनुपात है। मतलब एक ग्रुप बना दिया इसने, मार्च, जून और सितंबर में जितनी भी बारिश हुई है उसका अनुपात, उसका रेशियो पूछ रहा है। वो किसकी तुलना में? जनवरी, जुलाई और नवंबर की तुलना में। तो पहले मार्च, जून और सितंबर निकाल लेते हैं, है ना। मार्च में कितनी हुई है, मार्च के बाद जून में कितनी हुई है, और जून के बाद सितंबर में कितनी हुई है, निकाल लेते हैं। तो मार्च भैया ये रहा मार्च, मार्च में हुई है 1 इंच, 1 इंच। जून, ये रहा जून, जून में हुई है 3.5 इंच। सितंबर में हुई है, सितंबर में भी 3.5 इंच हुई है। 3.5, 3.5, 7 और 1, 8, टोटल 8 इंच बारिश हुई है मार्च, जून और सितंबर को मिला के, ठीक है। अब वो, अब किससे कंपेयर करने के लिए बोल रहा है? जनवरी और जुलाई और नवंबर, ठीक है। जनवरी में कितनी हुई है? ये रहा जनवरी, जनवरी में 2 इंच हुई है, 2 इंच, 2 इंच। जुलाई में कितनी हुई है? जुलाई में हुई है आपकी 4 इंच, 4 इंच। नवंबर में कितनी हुई है? नवंबर में हुई है साहब 2 इंच। 4 और 2 6 और 2 8, तो 8/8 ये आ गया अनुपात, यानी कि 1:1। ऑप्शन नंबर सी सही है। बताओ, 3 महीने की बारिश को जोड़ो, 3 महीने की बारिश जोड़ो, दोनों के बीच में अनुपात, ये रेशियो बता दो, भाग देके डिवाइड करके रेशियो पता चल जाता है ना। 1/1 आ गया, हो गया। आगे देखो, वही सेम है, सेम बार ग्राफ पे उसने 5 प्रश्न पूछ लिए, पांचों के पांचों आपकी जेब में, ठीक है। अब देखो अगला क्या बोला उसने? अगला उसने बोला अगस्त और सितंबर में हुई कुल वर्षा, अगस्त और सितंबर में कुल वर्षा कितनी हुई है, पहले हम उसको जोड़ के रख लेते हैं अपने पास। अगस्त में हुई है साहब, अगस्त में हुई है 4.5 इंच, अगस्त में 4.5 इंच, और सितंबर में हुई है कितनी? सितंबर में हुई है 3.5 इंच, यानी कि टोटल फिर से 8 आ रहा है इधर, तो ठीक है। तो अगस्त और सितंबर की जो टोटल बारिश है उसको अप्रैल और फरवरी में हुई कुल वर्षा से कितनी अधिक है। अच्छा अच्छा अच्छा, अप्रैल और फरवरी में जितनी भी बारिश हुई है तो उससे कितनी अधिक है, उससे कितनी अधिक है अगस्त और सितंबर की बारिश। पढ़ के ही देख लो, ऑटोमेटिक समझ में आएगा। तो पहले अप्रैल की निकाल तो लूं मैं, अप्रैल में कितनी बारिश हुई? अप्रैल में इधर हुई है 2.5 इंच और फरवरी में हुई है 1.5 इंच। तो 2.5 और 1.5 कितना हो गया? 2.5 और 1.5 हो गया आपका 4। अब ये क्या बोल रहा है? अगस्त और सितंबर में कितनी प्रतिशत बारिश ज्यादा हुई है अप्रैल और फरवरी की तुलना में, है ना। तो अप्रैल और फरवरी की तुलना में देख लो आप, अप्रैल और फरवरी की तुलना में कितनी परसेंट ज्यादा हुई है?
तो आपको ये पता है कि अप्रैल फरवरी में मिला के हुई थी 4 इंच और अगस्त सितंबर में हुई है 8 इंच। तो कितने प्रतिशत ज्यादा है? देखो 4 का 50% करोगे, 4 का 50% यानी कि आधा, कितना आएगा? 2। तो अगर 50% बढ़ाओगे तो 4 + 2 6 हो जाएगा, लेकिन ये हुई कितनी है? 8। तो आपको 4 का 50% नहीं, जब भी कोई संख्या डबल होती है ना तो वहां पर 100% इंक्रीज हुआ होता है कि 1 4 ये रहा और अब ये 100 गुना बढ़ गया है, ये 100 गुना बढ़ गया है, मतलब 4 फिर से हो गया है। तो 4 + 4 8। अगर कोई चीज 4 से 8 हो रही है, डबल हो रही है, तो मतलब उसमें 100% का इंक्रीमेंट आया है। अगर कोई चीज 4 से 6 हो रही होती तो 4 का आधा कितना होता है? 50% होता है, 2। 4 में 2 जोड़ोगे 6 हो रहा है, मतलब केवल 50% ही बढ़ा है। समझ रहे हो बात को? लेकिन यहां तो 4 8 हो गया है, यानी कि डबल, तो 100% बढ़ा है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। अगला क्या कहता है प्रश्न? जनवरी में वर्षा जुलाई की वर्षा की तुलना में कितने गुना हुई है? अब वो प्रतिशत नहीं पूछ रहा, अब वो पूछ रहा है गुना। जैसे कि मान के चलो कोई चीज, अभी पीछे का जो प्रश्न था, अगर हम उसको प्रतिशत के नजरिए से नहीं देखते, गुना के नजरिए से देखते, तो क्या बोलते? बोले 4 इंच थी 8 हो गई, मतलब 2 गुना बढ़ी है। 4 2 जा 8, 2 गुना बढ़ी है। प्रतिशत में बोला तो 100% बढ़ गई, गुना में बोला तो 2 गुना बढ़ी है। ऑटोमेटिक आंसर आता है। ठीक है ना? अब देखो यहां पर वो प्रतिशत नहीं पूछ रहा, गुना पूछ रहा है। तो जनवरी की बारिश जुलाई की तुलना में कंपेयर करना है, मतलब रेनफॉल इन जनवरी इन कंपैरिजन टू रेनफॉल इन जुलाई। किसको कंपेयर करना है? जनवरी की बारिश को कंपेयर करना है। ठीक है? तो जो लिखा हुआ है पहले क्या लिखा हुआ है? जनवरी। जनवरी को ना तो उसको पहले लिखो। किससे कंपेयर करना है? जुलाई। जुलाई को बाद में लिखो। इतनी चीज समझ में आ गई? अब जनवरी में कितनी बारिश हुई थी? जनवरी में हुई थी साहब 2 इंच। 2 इंच। जुलाई में कितनी हुई? जुलाई में हुई 4 इंच। जुलाई में कितनी हुई? ध्यान से समझना, ध्यान से। जुलाई में कितनी हुई? 4 इंच। अब आप कहोगे सर 2 टाइम्स, 2 से 4 हो गई, दुगनी हो गई, 2 टाइम्स। मुझे बताओ यहां पर 2 टाइम्स कहीं ऑप्शन में है? वो ये नहीं पूछ रहा कि जनवरी से जुलाई, वो पूछ रहा है जनवरी को जुलाई से कंपेयर करो। ध्यान सुनना, जनवरी में वर्षा जुलाई की वर्षा की तुलना में कितने गुना है? कितने गुना है? कि अगर मैं एक तरफ जुलाई की वर्षा को लिख लूं और दूसरी तरफ जनवरी की वर्षा को लिख लूं, तो मैं पूछ रहा हूं 4 जुलाई की है, 2 ये जनवरी की है, तो ये जो 2 है ना जनवरी वाली, ये इसका कितने गुना है? अब सीधी सी बात है, अगर कोई चीज 4 से 2 हो रही है तो वो बढ़ तो नहीं रही होगी, वो कम ही हो रही होगी, है ना? तो जो चीज उसने महीना पहले दिया था 2 ऊपर लिखा, जुलाई बाद में दिया था 4, 2/4 करो, आंसर आएगा आपका 0.5। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है? किसकी तुलना करने के लिए कह रहा है? पहले जनवरी, तो पहले लिखा जनवरी वाला, फिर कह रहा है जुलाई, जुलाई को नीचे लिखा, कितना आंसर आ गया? 0.5 टाइम। ठीक है? चलो एक और प्रश्न देखो, अभी और क्लियर हो जाएगा, अभी और क्लियर हो जाएगा। अब वो क्या कह रहा है? मई में वर्षा फरवरी की वर्षा की तुलना में कितने गुना? अब मुझे बताओ, मैंने क्या बोला? पहले क्या लिखा है? मई, फिर क्या लिखा है? फरवरी। पहले क्या लिखा है? मई, फिर क्या लिखा है? फरवरी। तो मई को लिखूंगा मैं कहां? ऊपर, और फरवरी को लिखूंगा कहां? नीचे। वो ये पूछ रहा है ना कि मई में जो बारिश हुई है वो फरवरी की कितनी गुना है, तो पहले मई का बोल रहा है तो मई का पहले लिखो। मई में कितनी हुई है? मई में हुई है 3 इंच, 3 लिख दिया। फरवरी में कितनी हुई है? 1.5 इंच, 1.5 लिख दिया। तो 1.5 दूनी 3, 2 टाइम्स, 2 गुना, यह हो गया आंसर आपका। लो, तो जो महीना पहले लिखा है उसको ऊपर लिख दो, जो महीना बाद में लिखा है उसको नीचे लिख दो, खत्म कहानी है ना? तो ये आपके 5 प्रश्न मैं समझता हूं। अब कोई बचा है? हाँ, एक और बचा है, एक और बचा है। अब वो क्या कहता है? आप इस प्रश्न को करके बताओगे? छोड़ो यार, क्या आप परेशान हो जाओगे फालतू में, है? देखो अब क्या बोल रहा है? जुलाई अगस्त सितंबर में जितनी बारिश हुई है उसे पूरे साल की बारिश का प्रतिशत निकालो, फरवरी छोड़कर। जुलाई अगस्त और सितंबर की बारिश पहले हम लिख लेते हैं यहां पर, ठीक है ना? जुलाई अगस्त
जल्दी जल्दी करेंगे। जुलाई में कितनी हुई? जुलाई में जुलाई में जुलाई 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 4 4 4 4 4। अगस्त 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 में कितनी हुई? 4.5 4.5 4.5 4.5। सितंबर में कितनी हुई? सितंबर 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 3.5 3.5 3.5। तो 4.5 7 8 12 कितनी हो गई? 12 इंच हो गई। ठीक है, तो जुलाई अगस्त और सितंबर को मिला के कितनी हो गई? 12 इंच हो गई। ठीक, अब वो कहता है उसकी हमको तुलना किससे करनी है? पूरे वर्ष की, फरवरी को छोड़कर, है ना। अब वो 12 इंच एक तरफ आ गया। अब वो पूछ रहा है कि ये 12 इंच जो है वो पूरे साल की बारिश का कितना प्रतिशत है? ये 12 इंच बारिश पूरे साल की बारिश का कितना प्रतिशत है? लेकिन जब पूरे साल की आप जोड़ोगे तो उसमें फरवरी नहीं छोड़, उसमें फरवरी हटा देना है। ठीक है ना, तो हम जोड़ना शुरू करते हैं। देखो, जनवरी की कितनी है? जनवरी की 2 है। फरवरी को लेना नहीं है। मार्च की कितनी है? 1 है। अप्रैल की कितनी है? अप्रैल की 2.5 है। मई की कितनी है? 3 है। जून की कितनी है? 3.5। जुलाई की कितनी है? 4। अगस्त की कितनी है? 4.5। सितंबर की कितनी है? 3.5 3.5। अक्टूबर कितनी है? 3। नवंबर की कितनी है? 2। दिसंबर की कितनी है? 1। ये हमने पूरे साल की निकाल ली, लेकिन फरवरी हटा दिया, मतलब 11 महीने की होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। जोड़ लेते हैं। 2 + 1 3। और ये कितना हो गया? 5.5 8.5 9 12 16 20.5 21 24 27 और ये 3 30 30। ठीक है, 30 हो गई। टोटल कितना हो गया? टोटल 30। और यहां पे टोटल कितना आ रहा था दोस्तों? यहां पे टोटल आ रहा था 12 इंच, है ना। अब ये क्या पूछता है? अब ये क्या पूछता है? जुलाई अगस्त और सितंबर में हुई वर्षा, ये पूरे वर्षा की कुल वर्षा का कितना प्रतिशत है ना। 12 इंच, 30 का कितना प्रतिशत 12 होता है? ये बस ये निकालना है हमको। 30 का कितना प्रतिशत 12 होता है? प्रश्न समझ गए ना आप, कि कुल वर्षा का कितना प्रतिशत ये है 12। वापस सुनो, कुल वर्षा का फरवरी हटाकर कितना प्रतिशत ये 12 इंच वाली वर्षा है। तो हम कैसे निकालते हैं? देखो, हमें टोटल वर्षा पता है कितना हुआ है 30, लेकिन हमें यह नहीं पता कि इसका कितना प्रतिशत। तो हमें नहीं पता तो हम उसको x मान लेते हैं, x प्रतिशत, है ना। 30 का x प्रतिशत 12 इंच के बराबर, यानी कि 12 इंच वर्षा के बराबर है। ठीक है, तो हमने क्या किया? 30 एक प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100 लिख देंगे, और यहां कितना आ जाएगा? यहां पर आ जाएगा, सॉरी, 12। अब ये 100 इधर जाएगा तो 1200 हो जाएगा। 30x = 1200, है ना। तो x इधर लिख लो, 1200 ऊपर लिख लो, और नीचे क्या लिख दो? 30। इससे ये कट गया, 3 4 जा 12। 40% सही आंसर हो गया, 40%। एक बार फिर सुन लेना, इतना समझ में आ गया था ना आपको कि जुलाई अगस्त और सितंबर, पहले उसने 3 बोल दिए, उनका टोटल कर लो, कितना आ गया? 12 इंच। 12 आ गया, है ना, इंच में चढ़ो 12। फिर वो क्या कहता है? अब पूरे साल का टोटल कर लो फरवरी हटा के। हमने वो भी कर लिया। अब दोनों चीज आ गई, 12 आ गया, 30 आ गया। अब क्वेश्चन समझो, वो क्या कह रहा है? जुलाई अगस्त और सितंबर की जो 12 वर्षा हुई है ना, 12, वो टोटल वाली बारिश का कितना प्रतिशत है। तो मुझे इस टोटल का कितना प्रतिशत निकालूं कि 12 आ जाए। टोटल का कितना प्रतिशत निकालूं कि 12 आ जाए। जब नहीं पता होता तो उसको x मानो, लेकिन यहां पे प्रतिशत है तो x प्रतिशत मानना पड़ेगा, ताकि x के नीचे फिर 100 आएगा। ठीक है ना। तो ये पूरा गुणा भाग करके 40% आया। अब जैसे कि अगर आप 30 का 40% निकालोगे ना, 30 का परसेंट का साइन हटाते नीचे 100 लिखते हैं, निकालो। 1 से ये कट गया, इससे ये कट गया, तो 12 × 3 × 4 12, ये लो आ गया। टोटल वर्षा का 40% 12 के बराबर है, तो यही 40% पूछ रहा था आपसे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन डिफिकल्ट लेवल के नहीं है। अभी जब हम कोर्स में पढ़ेंगे ना सीसेट को, तो ऐसे हम बहुत सारे क्वेश्चन कर लेंगे। उससे क्या है, मन में से डर हट जाएगा। और यहां पे तो ट्रिक की भी जरूरत नहीं है, बेवजह फालतू की इतनी ट्रिक, है ना। तो
प्रैक्टिस करेंगे बढ़िया अपन। इस लेक्चर के बाद सी सेट के संबंध में सारे लेक्चर हमारा जो कॉम्बो कोर्स मैंने बताया था उसके भीतर जो है आएंगे। तो मैंने आपको सारा माल पानी भैया करवा दिया। एक बार मैं आपको उस टेबल पे ले चलता हूं जहां पर मैंने ये वाला जो कोर्स दिख रहा है ना आपको, इस वाले में सी सेट भी मिल गया, टेस्ट सीरीज मिल गई, गेस्ट सीरीज मिल गई, करंट अफेयर भी मिल गया। ठीक है ना, करंट अफेयर उसमें लिखा नहीं है, मिलता है वो भी उसमें। तो इसमें आपका काम हो जाएगा। अब इस टेबल पर आ जाते हैं, हमने कहां से कितने क्वेश्चन की जुगाड़ कर ली। हमने ये हिंदी भाषा वाले से कितने क्वेश्चन की जुगाड़ कर ली, हमने यहां से गारंटी से 20 क्वेश्चन की जुगाड़ कर ली थी। अब बाकी आप दिमाग से 5 और सही कर दो तो 25 हो जाएंगे। ठीक है, ये जुगाड़ कर ली। डीआई के हम सारे प्रश्न उठा सकते हैं। डीआई के मान के चलो 5 प्रश्न आएंगे ही आएंगे। जैसे 2025 में 6 आ गए थे सोचो, तो इसमें 5 तो आप आएंगे 5 इसके मान लो आप, ये सही होंगे ही होंगे, है ना। और प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। फिर मैथ के तो हम छोड़ ही रहे हैं, उसको जोड़े ना हम, ये इसमें से तो आ ही नहीं रहे। डिसीजन मेकिंग ये वही है कि निर्णय लो कि सामने कोई चोर चोरी करके चला गया, आप क्या करोगे क्या नहीं करोगे। तो अगर 2024 में देखो इसके 9 प्रश्न आए थे, मजा आ गया था, जेब में आ जाएंगे। इसके आप मान के चलो 2 प्रश्न मिनिमम मान लो आएंगे, है ना। ये तो मतलब ऐसा है कि इसकी तैयारी नहीं होती। अब चोर भाग गया, उसकी क्या तैयारी करवाऊं, क्या कंडीशन आएगी, और दिमाग से बताओ अपने, चोर भाग गया तो क्या करोगे आप, है ना। 2 प्रश्न यहां से बन जाएंगे आपके, 20 5 2, यहां से 5 बनेंगे ही बनेंगे। ये भी आपका गद्यांश है। कम्युनिकेशन स्किल के मैंने कितने सारे प्रश्न आपको करवाए, यहां से 11 10 यहां से बनेंगे आपके। लेकिन चलो गलती भी कर दी तो 8 मान लो, 2 तो आपसे गलत होंगे ही होंगे, यहां पर 8 मान लो, 8 तो इजी आएंगे बिल्कुल। ठीक है, और हमने अभी क्या क्या किया, 20 5 25 27 और हमारे कितने होगा यहां पर 8, है ना। ये वो प्रश्न हैं जो मिनिमम से मिनिमम ठीक होंगे, मिनिमम से मिनिमम। अभी तो आपको कितने क्वेश्चन और इजी दिखेंगे, अभी तो रुक जाइए। अभी तो मैंने लॉजिकल रीजनिंग जोड़ी ही नहीं है साहब, लॉजिकल रीजनिंग नहीं जोड़ी। 20 और 5 25, 2 27, 8 35 और 5 40, 40 तो आपके यही हो गए। 40 प्रश्न यूं ही हो गए, ना रीजनिंग छुई ना मैथ छुई। अब मैथ में 2-3 सवाल तो आपसे फिर भी बनेंगे जो बिल्कुल लड्डू वाले आते हैं, मैंने उनको लगाया नहीं है, बहुत इजी वाले। चलो मैथ पूरी छोड़ने हैं, रीजनिंग में आएंगे बहुत प्यारे प्यारे प्रश्न। ब्लड रिलेशन का आ जाएगा, ये ए बी के बाजू में बैठा है, बी सी के बाजू में बैठा है, ये रीजनिंग मैं पूरी रीजनिंग बढ़िया करवाऊंगा वो सी सेट वाले कोर्स में, याद रखिएगा। ठीक है ना, हम रीजनिंग पे काम करेंगे। रीजनिंग आपको मैं बढ़ता ऐसी पढ़ा दूंगा, मजा आ जाएगा। रीजनिंग में से 20-25 प्रश्न आते हैं, इसमें से आप 15 मान के चलो, 15 आपके ठीक होंगे ही होंगे, ऐसा बवाल हम उसकी तैयारी करवाएंगे। 40 + 15 55 क्वेश्चन, ये गारंटी वाले 55 क्वेश्चन है। गारंटी मतलब गारंटी हर हाल में होगा ही होगा। अब दोस्तों ये लेक्चर कितना बड़ा चला गया भाई, 1 घंटा, अच्छा 1 घंटा 47 मिनट ही हुआ है, 2 घंटे के से भी कम में काम हो गया। सोचो भाई, क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए, एनालिसिस भी कर लिया। इस वीडियो को मैं समझता हूं जिसने देख लिया ना यार, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको लगा हो कि भाई व्यक्ति ने मेहनत करी है, तो इस वीडियो को अपने एमपीपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं आपके मित्र वगैरह, उनके साथ शेयर कर दीजिएगा। कष्ट वाला काम होता है शेयर करना, कर दीजिएगा। ना कर पाओ तो लाइक करना। मैं लाइक के लिए कभी कहता नहीं हूं, लेकिन किसको बुरा लगता है। कमेंट करोगे तो बहुत मजा आएगा, है ना। कमेंट आपके दिल से, आपको जो लग रहा है पूरा उड़ेल दो, 2 किलो 5 किलो आप एक कमेंट जो होते हैं वो हम जैसे टीचर्स को बहुत मोटिवेट करते हैं। नहीं तो हमको अपनी इस एमपीपीएससी की फील्ड में ये सुनने को मिलता है कि भाई इतना मत करो, एमपीपीएससी के लोग इतना कुछ नहीं देखते, वो सीधा सट्ट देखते हैं। तो भाई ये सिविल सर्विस की तैयारी है, कोई अक्खड़ बैल बुद्धि वाला गेम थोड़ी ना है कि सीधा सट्टे देखते हैं। मुझे पता है ऐसा कुछ नहीं है। जब आप लोगों को मिलेगा ही नहीं तो जितना मिलता है उसमें आप कॉम्प्रोमाइज करना सीख लेते हैं। अब आपको ऐसी चीजें मिलेंगी तब तो आप उस चीज की डिमांड करेंगे। आपको भी पता है कि कोई दे रहा है तो कोई दे है नहीं रहा, मिल है नहीं रही, तो आप भी कैसे डिमांड करोगे। तो अगर आप चाहते हो कि मेरे जैसे टीचर प्रोत्साहित हों, मोटिवेट हों ऐसा काम करने के लिए, तो आप अपना प्यार जो है बनाएं, सपोर्ट करें,
लाइक करें, कमेंट करें, जो हमारे टेस्ट सीरीज के कोर्स हैं उन पे भरोसा करें, उनको अटेम्प्ट करें। हर टेस्ट सीरीज में 100 में से 5-5 प्रश्न, 6-6 प्रश्न गलत मिलते हैं, सॉल्यूशंस गलत मिलते हैं। हमने उस चीज को, ये ऑल ओवर बता रहा हूं जो चलता है, हमने उस चीज को 99% एक्यूरेसी पर लेके आए हैं हम लोग। 99% आपको गलत नहीं मिलेगा। हो सकता है कि 2 टेस्ट आपने लगाए, 2 टेस्ट में से 1 प्रश्न आपको गलत मिल गया। हमको बताओ, हाथों हाथ सुधार करेंगे। 99% चीजें आपको बढ़िया मिलेंगी। 1% तो ऐसा है कि भाई हम पूरा दिमाग भी लगा लेते हैं ना, फिर उसका 1 के 2 विकल्प वो कहीं ना कहीं ऐसे प्रश्न में आ ही जाता है। लेकिन 2-3 टेस्ट में आपको 1 प्रश्न ऐसा मिल सकता है, 300 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन ऐसा मिल सकता है जिस पे आपत्ति लग जाए। लेकिन उस 1 क्वेश्चन से अपने को क्या करना है? ऐसे तो फिर कितनी आपत्ति लग सकती है। बहुत मेहनत हो रही है, बहुत प्रयास हो रहा है। जो लोग हमारे मेंस कोर्स का हिस्सा हैं उनको पता है कि हम किस कदर की मेहनत करते हैं। मेंस में तो हम पागल हो जाते हैं बिल्कुल। और याद रखिएगा, जो हमारा ये प्रीलिम्स हो जाए 2026 का, 2026 के बाद अगर आप लोग एमपीपीएससी की तैयारी करना चाहते हो, 2027 में पेपर देना चाहते हो, तो 2027 का मेरा मेंस और प्री दोनों का मैंने इतना तगड़ा कोर्स बनाया है ना, इतना तगड़ा। अभी वो एप्लीकेशन पर डाला नहीं है, पूरा बैकग्राउंड प्लानिंग करिए। वो मायने बदल देगा एमपीपीएससी प्रिपरेशन के। इट विल चेंज द डेफिनेशन ऑफ एमपीपीएससी प्रिपरेशन। मैं पहली बार आपके साथ इस मोमेंट पे, पता है क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि वीडियो के अंत तक बहुत चुनिंदा लोग आएंगे, तो मैं चाहता हूं कि ये बातें केवल चुनिंदा लोगों तक ही पहुंचे। हमको सबको नहीं पहुंचानी है ये बातें। तो इस वीडियो के लिए आप सभी मुझे दीजिए इजाजत। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। और कोई भी आपके डाउट हो तो नंबर दे देता हूं मैं आपको, ठीक है? 9654। अगर आपका कॉल मिस हो जाता है तो आपको कॉल बैक किया जाएगा। नहीं हो पाता है कॉल बैक, व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दो, वो तो देखना ही पड़ेगा। तो आपकी पूरी सहायता की जाएगी, ठीक है? मना कुछ नहीं है, मना कुछ भी नहीं है। लेकिन एक याद रखना, अगर मैं पूरे दिन फोन पे बात करूंगा तो कभी काम नहीं कर पाऊंगा। फिर भी मैं फोन पे बात करता हूं। और मैं चाहता हूं कि आप में से वो एस्पिरेंट्स जिनकी मुझसे फोन पे बात हुई है बहुत बहुत देर, और मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से मेंटोरशिप दी है, फ्री मेंटोरशिप देते हैं हम लोग, फ्री मेंटोरशिप। हमारे यहाँ कोई कस्टमर केयर पे बात नहीं होती, रिसेप्शन पे बात नहीं होती, डायरेक्ट टीचर बात करेगा। अगर मैंने आपको समय दिया है, फोन पर समझाया है, तो आप प्लीज उसको कमेंट में शेयर करिएगा। क्योंकि कभी कभार हम कोई चीज अच्छी कर रहे होते हैं ना, बहुत अच्छी कर रहे होते हैं, तो कभी कभार थोड़ा सा उसको बताना, उसका जिक्र करना भी जरूरी होता है। अगर आप अपनी तरफ से करना बंद कर देंगे, ये चीजें कभी सामने नहीं आएंगी। तो हमारी तरह जो और भी टीचर हैं, तो हम लोग जिस क्रिएटिविटी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमारा दमन हो जाएगा, मतलब हम दब जाएंगे, हम कभी उभर नहीं पाएंगे। और वो हम उभरेंगे या नहीं उभरेंगे वो तो बात की चीज है। बस मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आपका फायदा हो, दैट्स इट। और मेरा कोई उद्देश्य नहीं। आप मेरी वीडियोस देख के पेपर क्लियर करिए, आप मेरी वीडियोस देख के खूब सफल बनिए, हमारी वीडियोस देख के भर भर के प्रश्न फंसें। मैं इतनी गारंटी ले रहा हूं कि जो हम महामैराथन डाल रहे हैं ना यूनिट वाइज, चिपक के प्रश्न आएंगे, चिपक के। हमने इनफैक्ट सारे महामैराथन अभी तक जितने भी डाले हैं ना, उसकी प्लेलिस्ट बना दी है, महामैराथन की प्लेलिस्ट बना दी है। आप यूट्यूब चैनल पर जाओगे तो उसमें जो प्लेलिस्ट का सेक्शन होता है, उसमें महामैराथन नाम से प्लेलिस्ट बनी है, सारे महामैराथन एक ही जगह। उस पर क्लिक करो, सारे महामैराथन का एक्सेस आपके पास आ जाएगा। भविष्य में जो अपलोड होंगे वो भी उसी प्लेलिस्ट में अपडेट हो जाएंगे। चलिए फिर ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।